हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ की अब तक की पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस सीरीज़ में होने वाली एक भी इंसिडेंस छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सुफेंग होता है वो उस शूरा घोस्ट टावर के 3rd फ्लोर पे जा पहुंचता है। इस लेवल को पार करने के लिए उसे उस लावे के अंदर इंटर होना होगा। तभी उसकी नजर वहाँ पे 2 लोग बंदे पे पड़ती है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इनमें से एक वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का बूजो होता है, जिसने पहले यहाँ सुफेंग की मदद की होती है और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है उसी का कॉम्पिटिटर, जो कि जेड क्लैन का बुफैन होता है। अब इन दोनों में ही घाटी की टक्कर होती है, क्योंकि सिर्फ उस घोस्ट टावर में यही दोनों बचे होते हैं। लेकिन यहाँ बुफैन जान से मारने की कोशिश करता है बूजो को, ताकि वो बाहर जाके सबको ये बता सके कि वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के ऑनर की खातिर बूजो उस अशूरा घोस्ट टावर के 3rd फ्लोर पे जल के मारा गया। लेकिन सुफेंग उसे ऐसा करने से रोकता है। अब बुफैन के ये पूछने पर कि आखिर तुम कौन हो, सुफेंग उसे ये कहता है कि आज मैं तुम्हारी मौत बन के आया हूँ। और यहाँ पे वो अपने टाइगर मार्शल स्किल का यूज करता है, जिसका मुकाबला वो बुफैन नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ वो सुफेंग को ये धमकी जरूर देता है कि अगर उसने उसे मारने की कोशिश की तो उनका जेड क्लैन उसे नहीं छोड़ेगा। जिसपे सुफेंग उसे यही डायलॉग चिपकाता है जो अभी भी उसने बूजो को दिया था। जेड क्लैन के ऑनर को बचाने के लिए बुफैन की घोस्ट टावर में जलकर के मौत हो गई है। लेकिन फिर सुफेंग ये कहते हुए कि मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूँ तुम्हें मारते हुए, इसलिए वो उसे उस टावर से ही निकाल फेंकता है। आगे वो बूजो को अपने साथ चलने को कहता है, जिसपे बूजो उसे कहता है कि उसकी पूरी पावर्स एग्जॉस्ट हो चुकी हैं और वो अब आगे का सफर नहीं तय कर सकता। लेकिन जाने से पहले वो उसकी इतनी मदद जरूर करेगा कि वो उस लास्ट फ्लोर के एंट्रेंस का रास्ता उसे बता जाता है, जिसमें उस लावे को पार करके ही वो उस असूरा घोस्ट टावर के लास्ट फ्लोर पे पहुंचेगा। लेकिन याद रहे, वहां जाने वाला 1000 सालों में ये पहला बंदा होगा। आगे वो ये भी बताता है कि अगर तुम अपने आप को वहां बचा ना सको तो जल्द से जल्द उस टावर से बाहर निकल आना, क्योंकि 3rd फ्लोर पे पहुंचने के बाद ही से तुम व्हाइट रोब को धारण करने वाले स्पिरिचुअलिस्ट बन चुके हो। अब आगे हम सुफेंग को उस असूरा घोस्ट टावर के लास्ट फ्लोर पे इंटर करता हुआ देखते हैं। इस फ्लोर पे सुफेंग यहाँ काफी ज्यादा हाई प्रेशर फील करता है, लेकिन वो पूरी तरह से निश्चय कर चुका था कि उसे किसी भी तरह से वो रेल्म फ्रूट हासिल करना है। इसी दौरान वो उस फ्रूट को देख भी लेता है। वो उस फ्रूट को ग्रैब करने की पूरी कोशिश करता है। आगे इधर सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ बुफैन उस टावर से बाहर निकलता है। इसे देखते ही वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड वाले काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे लास्ट में आएगा वही विनर होगा। और अब तक बूजो नहीं आया होता है तो वो लोग समझ रहे होते हैं कि बूजो ही अगला विनर है। लेकिन जब बूजो वहाँ पे आता है तो उन्हें बताता है कि एक और डिसेबल अभी अंदर है, क्योंकि उस असूरा घोस्ट टावर के लास्ट फ्लोर पे जा पहुंचा है। ये सुन के सभी एल्डर्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो कौन है, और बूजो के बताने पे उन्हें पता चलता है कि वो सुफेंग है, और ना ही वो वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का है और ना ही जेड क्लैन का। अब आगे हमें टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार सुफेंग उस रेल्म फ्रूट को हासिल कर लेता है। और जैसे ही वो उसे निकलता है, वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होता है, जिसके बारे में बूजो ने उसे बताया था। वही मॉन्स्टर होता है जिसके नुकीले दांत और 3 आंखें होती हैं। इसी ने ही वो सबसे पहले उस असूरा घोस्ट के हर लेवल को क्रॉस किया था 100 साल पहले, और तब से इस मॉन्स्टर को आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब इतने में जो सोफे के अंदर जो सोई हुई स्पिरिट उसकी क्वीन होती है, वो अपने डीप स्लीप से जाग जाती है उस फ्रूट के मिलते ही। यहाँ उस रेल फ्रूट के मिलने से अब उसकी कल्टीवेशन लेवल भी इंक्रीज हो चुकी थी। इसके लिए वो सुफेंग से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि अपने जान के तुम रिस्क लोगे इस घोस्ट टावर में पहुंचने के लिए, ताकि मुझे अपनी डीप स्लीप से तुम बाहर निकाल सको। सुफेंग यहाँ उसे देख काफी इमोशनल हो जाता है कि आखिरकार उसने अपनी क्वीन स्पिरिट को बचा लिया। इधर सुफेंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने स्पिरिट के साथ बात कर ही रहा होता है कि दूसरी तरफ हम उसे डेमन मंकी किंग को देखते हैं, जो सुफेंग के चारों तरफ घूम फिर कर एक ही चीज पूछ रहा होता है कि आखिर मुझे देखते ही तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया। आगे सुफेंग के क्वीन को ये पूछने पर कि तुम्हारी अपीयरेंस तो पूरी तरह से चेंज हो गई है। क्वीन उसे बताती है कि जैसे उसके कल्टीवेटर की पावर इनहेंस होगी, उसकी भी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज होगी। आगे यहाँ क्वीन उसे बताती है कि ये शूरा घोस्ट टावर और ये फ्रूट रेल्म जो है हमारी ही सूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। अपनी जान को रिस्क में डाल करके मुझे बचाने के लिए तुम हमारी इस अशूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आओगे, मुझे नहीं पता था। ये सुन के सुफेंग एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये अशूरा स्पिरिचुअल रेल्म में इनका कैसे हुआ। तो क्या ये स्पिरिचुअल रेल्म में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसपे क्वीन उसे बताती है कि टोटल 7 स्पिरिचुअल रेल्म्स होते हैं, जिनमें से डेमन्स, इमॉर्टल्स, बुद्धा, घोस्ट, बीस्ट और शूरा होते हैं। और इन सभी 7 में से जो शूरा रेल्म होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है।
और इससे बिलोंग करने वाले स्पिरिट को असुरा स्पिरिचुअल स्पिरिट कहते हैं, जो कि सबसे पावरफुल वर्ल्ड स्पिरिट होती है और मैं उन्हीं में से एक हूँ। दूसरी तरफ हम उधर उस डेमन मंकी किंग को देखते हैं, जो कि सूफिंग को जगाने की कोशिश करता है। से वो कह रहा होता है कि 100 साल में पहली बार कोई बंदा इस लेवल तक पहुंचा है और तुम्हारी इस कल्टीवेशन लेवल को देख के लगता है कि तुम जियानु रेल्म के ऊपर के कल्टीवेटर हो। वो पिछले 100 सालों से इस जगह पे ट्रैप होके रह गया है और किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई उसे यहाँ से छुड़ा ले। अगर सूफिंग उसकी इसमें मदद करता है तो वो सूफिंग को 2 साल के अंदर ही वो उसे ब्लू रोब का वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनने में मदद कर सकता है। ये जो ब्लू रोब वाला वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे सूफिंग उस ब्लू रोब के बारे में सुनता है, उसकी ये ऑफर तो उसे काफी टेम्पटिंग लगती है, लेकिन इससे पहले कि सूफिंग उस मंकी किंग को हाँ कह पाता, क्वीन उसे ऐसा करने से रोकती है। आगे वो क्वीन उसे आगाह करती है कि ये जो मॉन्स्टर है वो अपने एक्सट्रीमली हाई कल्टीवेशन लेवल पे है और ये अभी एक पर्पल रोब का वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। ये तुमसे यहाँ डील करना चाहता है, इसके बदले में तुमसे बहुत बड़ी चीज ये मांग सकता है। लेकिन क्वीन यहाँ उसे एक रास्ता भी बताती है कि ये जो मॉन्स्टर है इतने सालों से इस अशूरा घोस्ट टावर में कैद है, जरूर इसकी सुपर मेंटल पावर होगी और मुझे पता है कि ये तुमसे क्या मांगेगा। जिसपे हम उधर मंकी किंग को देखते हैं कि अब वो पूरी तरह से झिंझला चुका था। यहाँ वो चिल्ला के पूछ रहा होता है सूफिंग से, क्या तुम्हें मेरी ऑफर एक्सेप्ट है या नहीं और तुम बार बार इस तरह से मूर्ति क्यों बन जाते हो। अब आगे यहाँ सूफिंग उससे कहता है कि तुम्हें एक ब्लू रोब वाले वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट की जरूरत है जो तुम्हारी मदद कर सके यहाँ से बाहर निकलने में, ताकि तुम उसकी स्पिरिचुअल पावर की मदद से इस अशूरा घोस्ट टावर से भाग सको। जिसपे वो मंकी किंग उसे कहता है कि मुझे स्मार्ट लोगों से डील करना पसंद है और तुम मुझे पसंद आए। लेकिन आगे यहाँ सूफिंग डील को तय करने से पहले उसके सामने ये शर्त लगता है, तुम्हें सिर्फ 2 साल का ही टाइम लिमिट दिया जाएगा। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही तुम्हें मुझे ब्लू रोब्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनाना होगा। जिसपे मंकी किंग उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो ब्लू रोब्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनने में मदद कर दूं, क्या तुम मुझे 2 सालों के बाद इसी तरह से त्याग दोगे। जिसपे सूफिंग उसे कहता है कि अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो भी तुम्हारे पास मुझे चूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जिसपे वो मंकी किंग उसे ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत की मैं यहाँ दाद देता हूँ और अब हमारे बीच डील तय हुई। अब आगे हमें वापस से उन एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। यहाँ वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड जेड क्लैन पे ये इल्जाम लगा रहा होता है कि उनके एक डिसिपल ने हमारे एक डिसिपल को जान से मारने की कोशिश की है। आगे यहाँ बोजो अपनी सफाई देते हुए उन्हें कहता है कि अगर सूफिंग नहीं होता तो वो जेड क्लैन का बूफेन उसे मार चुका होता। अब यहाँ एल्डर सभी को शांत करवाते हैं और एज अ कॉम्पेंसेशन वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं बोजो के खिलाफ तो यहाँ प्लॉटिंग की गई है, इसलिए एज अ कॉम्पेंसेशन जब सूफेंग उस घोस्ट टावर से बाहर आएगा उसे हमारे ही वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में शामिल किया जाएगा और जेड क्लैन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसे पता चलता है कि अब टेस्ट खत्म हो चुका है और यहाँ अब धीरे धीरे सूफिंग उस डोर से बाहर निकलता है। अब सभी लोग उसी का वेट कर रहे होते हैं। वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड वाले उसके सामने पहुंचते हैं। इधर हम बूजो को इशारा करते हुए देखते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी गिल्ड में आने के लिए तुम हामी भर दो। सूफिंग यहाँ अपना परिचय देते हुए कि वो सिंगलोंग एकेडमी से बिलोंग करता है और वो इनके वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में ज्वाइन होना चाहता है ताकि वो उन्हें व्हाइट रोब का स्पिरिटिस्ट बनने की परमिशन दे दे। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि 100 सालों में तुम इस घोस्ट टावर के सारे लेवल्स को पार करने वाले पहले बंदे हो, तो तुम्हारे लिए जस्ट व्हाइट रोब काफी नहीं है। हमारी ग्लोरी और पावर को शो करने के लिए हम तुम्हें ग्रे रोब का स्पिरिचुअलिस्ट अनाउंस करते हैं। अब यहाँ सूफिंग को डायरेक्ट प्रमोशन दिया जाता है। अब वो एक ग्रे रोब धारक स्पिरिटिस्ट बन चुका होता है। इससे ये बेनिफिट उसे होगा कि दुनिया के चाहे जिस कोने में भी वो चला जाए, अगर कोई ट्रबल उसे इनकाउंटर करता है तो पूरा का पूरा वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड अब उसका रक्षक होगा। अब यही तो उसके मास्टर का भी प्लान था और वो ही तो ऐसा चाहते थे। अब यहाँ रिजल्ट तो अनाउंस हो चुका होता है, लेकिन मास्टर अब भी सूफिंग का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सूफिंग अपने मास्टर के पास पहुंचता है, एल्डर जो होते हैं यहाँ सूफिंग के मास्टर योगी को भी उनके वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में ज्वाइन होने का इनविटेशन देते हैं। आगे हम सूफिंग को अपने मास्टर को नमन करते हुए देखते हैं। यहाँ वो उन्हें बताता है कि उसने सक्सेसफुली अशूरा घोस्ट टावर के सभी लेवल्स को क्लियर कर लिया है और अब वो ग्रे रॉब्ड वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन चुका है। अब ये सुन के यहाँ पे मास्टर फूले नहीं समाते। यहाँ पे वो सूफिंग की काफी सराहना करते हैं और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यही होता है फिनिश। यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें सूफिंग को दिखाया जाता है कि वो अब निकलने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसने सुमिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा।
आगे वो अपने मास्टर की सेफ्टी वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड पे छोड़ता है, जिसपे बूजो उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम अब हमारी गिल्ड में शामिल हो चुके हो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो हमारा पूरा इंटायर वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड उसके खिलाफ हो जाएंगे। आगे बूजो जो होता है वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में शामिल होने के लिए हर एक मेंबर को कुछ स्पिरिचुअल बीट्स दिए जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा खिताब सुफिंग ने हासिल किया होता है, इसीलिए उसे 1000 स्पिरिचुअल बीट्स दिए जाते हैं। अब आगे अपने मास्टर को अलविदा कहते हुए सुफिंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अब हमें शिलोंग स्टेट के एक एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयभीत था क्योंकि कोई ग्रे रोबधारी यहाँ पे आने वाला था। इवन कि वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि अपने डिसिपल्स को ही डांटने लगता है, ये कहते हुए कि जब उसे किसी व्हाइट रोबधारी का सपना आता था तो वो सपने में ही इतना डर जाता था कि उठते ही अपने आप को थप्पड़ लगाता था। तो तुम लोगों ने क्या डिजास्टर कर दिया कि एक ग्रे रोबधारी यहाँ पे आ रहा है। अब डर के मारे उसकी हालत खराब होती है, ये सोचते हुए कि ये तो सिर्फ छोटा मोटा एक मामूली सा शिलोंग सेक्ट है, आखिर किसने वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड को नाराज कर दिया कि वो हमसे बदला लेने के लिए ग्रे रोबधारी को यहाँ भेज रहे हैं। इतने में सुफिंग अपने व्हाइट ईगल के साथ वहाँ पे पहुँचता है और उसने अपने ग्रे कलर का वो चोंगा भी धारण किया था। उसे देखते ही एल्डर यहाँ पे माफिया मांगने लगते हैं कि वो किसी भी तरह से अपनी इस पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और यहाँ के सारे डिसिपल्स को घर भेज देंगे, और हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमें बस जिंदा बख्श दो। इतने में सुफिंग अपनी आवाज को चेंज करते हुए उनकी तरफ एक स्पिरिचुअल बीट्स की पोटली फेंकते हुए कहता है, तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें सुजाकू सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अब सारे लोग इसकी चर्चा कर रहे होते हैं क्योंकि आखिरकार ये लॉर्ड ऑफ सिटी के डॉटर यानी सुमिया की शादी है। अब आगे हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुमिया के जो एल्डर सिस्टर सूरी होती है वो इस शादी से खुश नहीं होती है और अपने फादर से कह रही होती है हम इस तरह सुमिया को जलती हुई आग में नहीं फेंक सकते, जिसपे उसके फादर यहाँ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो भी मजबूर है क्योंकि जो जुआन सिटी है जो कि सुजाकू सिटी पे हमेशा से कब्जा करना चाहता था वो सांगवान फैमिली से जाके मिल चुका है। इसी की वजह से जो रॉन्ग है उससे कई ज्यादा ओहदे में और मार्शल आर्ट में बड़ा है। अगर उसने इस मैरिज से मना कर दिया तो वो उसकी पूरी सुजाकू सिटी को ही तबाह कर देंगे और हमारी सुजाकू सिटी के लोगों के लिए सुमिया को ये बलिदान देना होगा। जिसमें यहाँ सूर्य उससे कहती है कि आप हमारे फादर हैं, आप हमें इस तरह से बलि का बकरा नहीं बना सकते हैं। ये सुनते ही जो उसके फादर होते हैं वो जोरदार तमाचा उसके गाल पे जड़ देते हैं, ये कहते हुए कि मैं एक फादर के अलावा इस सिटी का लॉर्ड भी हूँ। हमारी इस इंटायर फैमिली के ग्लोरी के साथ साथ हमें इस सू फैमिली को जिंदा रखने के लिए, जुआन सिटी को रोकने के लिए हमें ये मैरिज किसी भी हाल में करनी होगी, क्योंकि उस शांगवान फैमिली को काफी दिनों से हमारी फैमिली के ऊपर नजर थी और उसने अपने मार्शल आर्ट की पावर से भी मुझे सप्रेस कर दिया है ताकि वो इस सिटी के लॉर्ड की पोजीशन को मुझसे हथिया सके। और सिर्फ ये मैरिज ही हमारे सुजाकू सिटी के ग्लोरी को जिंदा रख सकता है कि हम उनके पिता को पूरी तरह से बेबस देखते हैं, जिनके पास ये करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूरी जल्दी सुमिया के पास पहुंचती है और उसे चलने को कहती है, जिसपे सुमिया चलने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि सुफिंग ने आने का प्रॉमिस किया है, मैं यहाँ पे उसका वेट करूंगी क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है तो वो जरूर यहाँ पे आएगा। जिसपे उसकी बड़ी बहन उससे कहती है कि अगर सुफिंग यहाँ पे आ भी गया तो वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये शिलोंग शेक नहीं है कि वो कोई उसे कवर करे। जिसपे सुमिया उसे बताती है कि उसने लुयन को हरा दिया है जो कि शिलोंग शेक का एक जीनियस था, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर यहाँ पे आएगा। आगे हम एक छोटी सी बारात को देखते हैं जो कि ऑर्गेनाइज किया था उसी शिलोंग सेट के एल्डर ने सुफिंग के द्वारा दिए हुए स्पिरिचुअल बीट्स का यूज करके। यहाँ सुफिंग उसे ऑर्डर देता है कि हमें जल्द से जल्द उस सिटी के लॉर्ड के यहाँ पे पहुँचना है। आगे हमें सिटी ऑफ लॉर्ड के मैंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे शांगान फैमिली अपनी बारात लेकर आ चुके थे। यहाँ पे वही रॉन्ग अपने अंकल के साथ पहुँचता है और ये शादी करने के लिए वो एक और शर्त रखते हैं, और शर्त ये होती है कि जो रॉन्ग के अंकल होते हैं उनकी काफी दिनों से नजर होती है सूरी पे, इसलिए वो यहाँ ये प्रपोजल रखते हैं कि अब रॉन्ग के जो अंकल हैं वो शादी करना चाहते हैं सुमिया की एल्डर सिस्टर सूरी से। सुनते ही वहाँ उनके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता। इस पे वो बुढ़ा अंकल उससे कहता है कि अच्छा है, तुम्हारी एक ही खर्चे में तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी और हम इसके लिए कोई डाउरी भी तुमसे नहीं लेंगे। अब ये सुनते ही जो फादर होते हैं उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है उस बुढ़े अंकल के साथ। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हमें दुल्हन का कमरा दिखाया जाता है जहाँ सूरी बार बार सुमिया को फोर्स कर रही होती है यहाँ से भागने के लिए, लेकिन सुमिया बस एक ही बात पे अड़ जाती है, सुफिंग जरूर यहाँ पे आएगा और वो उसका यहाँ पे इंतजार करेगी। इतने में एक सर्वेंट आकर उसे सारी बात बताती है कि अब सुमिया के साथ साथ सूरी का भी हाथ मांगा गया है, वो भी उस बुढ़े अंकल के लिए। ये सुनते ही वो जैसे अपने फादर के पास पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि वो जो बुढ़ा अंकल होता है वो उनके फादर को मारने की कोशिश करता है, जिसे देखते हुए सूरी भी उस शादी के लिए हामी भर देती है।
आगे वो बुढ़ा अंकल उनसे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने शादी के लिए हाँ कह दी, वरना मैं अपने शादी के दिन ही अपने फादर इन लॉ को मार देता, और अगर तुम यहाँ आज हाँ ना भी कर दी तो भी इनकी लाश के ऊपर से तुम्हें हामी भरनी पड़ती। आगे सूरी सोमिया को अंदर ले जाती है ये कहते हुए कि उन्हें ड्रेस चेंज करनी है। आगे उसकी एल्डर सिस्टर सोमिया को कोई चीज हाथों में देते हुए कहती है जैसे तुम उन शागवान फैमिली के हाउस में पहुंचोगे इसे तुम खा लेना, इससे तुम बच जाओगी। यहाँ सोमिया अपनी एल्डर सिस्टर से माफी मांगती है ये कहते हुए कि अगर उसने भाग जाने वाली बात उनकी मान ली होती तो अभी यहाँ पे उसकी बड़ी बहन की बलि नहीं चढ़ती। बाकी यहाँ दोनों सिस्टर एक दूसरे को कंसोल करती हैं कि तभी उन्हें कुछ गाने बजाने की आवाज सुनाई देती है। तो एक और बारात वहाँ पे पहुँचती है जो खुलेआम वहाँ पे यह अनाउंस कर देती है कि वो इस लॉर्ड ऑफ सिटी की बेटी सोमिया के साथ मैरिज करने के लिए आए हैं। और ये कहने के बाद यहाँ सूफिंग उसे ये इशारा करता है कि दूसरी सिस्टर का भी नाम लो। जैसे ही वो दोनों बहनों के नाम सुनते हैं सारे लोग वहाँ पे हैरान रह जाते हैं। यहाँ रॉन्ग अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसे मारो जो इस पालकी में बैठा है। अब जैसे ही वो बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एल्डर ये अनाउंस करते हैं कि वो शांगान फैमिली के लिए एक गिफ्ट भी लाए हैं और उनके लिए गिफ्ट पेश किया जाता है जहाँ पे वो ताबूत लेके आया होता है। अब उस कॉफिन को देखते ही यहाँ रॉन्ग और भी ज्यादा भड़क जाता है और यहाँ इन दोनों गुटों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वो जो बुढ़ा अंकल होता है यहाँ उस पालकी पे अटैक करता है ये कहते हुए कि देखे तो सही कि इस पालकी के अंदर है कौन। लेकिन उस पालकी को एक खरोच तक नहीं आती क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल बैरियर टेक्निक से शील्ड होता है। आगे सूफिंग वहाँ पे अपेयर होता है और उसके ग्रे रोब को देखकर सारे हैरान रह जाते हैं। अब आगे सूफिंग यहाँ रिवील करता है कि वो ग्रे रोब नहीं बल्कि वही लाल लिबास पहने एक लड़का है जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी। यहाँ सोमिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक ही चीज वो बार बार कह रही होती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जैसे ही रॉन्ग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि सूफिंग मात अपने एक ही मूव से उस रॉन्ग को वहीं फ्रीज कर देता है। अब ये देखते ही वो ओल्ड अंकल काफी खुखार हो जाते हैं और यहाँ चिल्लाते हुए सूफिंग की तरफ बढ़ते हैं ये कहते हुए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भतीजों को टच भी करने की। आगे वो अपनी स्पिरिचुअल शक्ति का यूज करते हैं सूफिंग को हराने के लिए, लेकिन यहाँ सूफिंग कोई उनपे काउंटर अटैक नहीं करता। लेकिन बाद में ये कहते हुए क्या तुम्हारे पास इतना ही है जो तुम कर सकते हो। अब आगे सूफिंग अपने टाइगर मार्शल आर्ट मूव का यूज करता है जिससे वो अंकल तो पूरी तरह से भीगी बिल्ली बन जाता है और सिटी ऑफ लॉर्ड के पास जाकर मिन्नतें करने लगता है कि वो यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे और फिर इस सुजाकू सिटी में वापस आने का क्राइम नहीं करेंगे। यहाँ पे वो अपनी जान की भीख मांग ही रहा होता है कि इतने में हम यहाँ सूफिंग को देखते हैं। मात्र चुटकी बजाते ही वो ऐसी अपनी पावर यूज करता है अब इस पूरे सुजाकू सिटी में मैं शांगवान फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। यहाँ देखते ही देखते हम उस बुढ़े अंकल को देखते हैं कि वो पूरी तरह से हवा में डिसअपियर हो जाते हैं। अब आगे वो उस रॉन्ग की लाश को ताबूत में डालते हैं जिसके पास से एक पर्चा निकलता है। सूफिंग उस पर्चे को पढ़ता है और उन्हें वहीं से रफा दफा कर देता है। अब आगे हम सिटी ऑफ लॉर्ड को देखते हैं जो सूफिंग को थैंक यू कह रहे थे क्योंकि उसने सुजाकू सिटी के साथ साथ उनकी दोनों बेटियों की जिंदगी बचा दी। साथ में वो ये भी कहते हैं तो अब बताओ तुम्हारी शादी मैं सुमिया से कब करूं। जिस पे सूफिंग जो पी रहा होता है वो निकल नहीं पाता और सीधा उसके मुंह से बाहर निकलता है और वो उनसे कहता है कि वो यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने के साथ साथ अपनी एल्डर टीचर की भी मदद करने यहाँ पे आया था और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे फादर उसे कहते हैं कि तुमने सबके सामने ये अनाउंस किया था कि तुम सोमिया के साथ साथ सूरी से भी शादी करने आए हो। ये सुनते ही सोमिया यहाँ उससे कहती है कि उन नाकारों से तुमने हमारा पीछा छुड़ा दिया, इसके लिए मैं अपनी सिस्टर के साथ तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। इस पे उसकी एल्डर सिस्टर कहती है कि तुमने यहाँ ज्यादा पी ली है क्या जो इतनी नॉनसेंस बातें कर रही हो। अब आगे जो फादर होते हैं यहाँ पे सूफिंग की काफी तारीफों के पुल बांध देते हैं ये कहते हुए कि तुमने सिलोंग स्टेट के जो जीनियस डिसिपल था लुयन को हराया, साथ ही तुमने उस शांगान फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम जैसा बंदा ही मेरा सन इन लॉ बनेगा जिसे फ्यूचर में ये पूरा सुजाकू सिटी की भागदौड़ संभालनी होगी। जिस पे सूफिंग उन्हें मना करते हुए कहता है कि ये तो मैंने बस उन्हें इरिटेट करने के लिए कहा था और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, सोमिया तो बस मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। जिस पे फादर उसे कहते हैं ये लगता है कि तुम हमारी सू फैमिली को कमतर समझते हो इसीलिए इस प्रपोजल को बार बार से नकार रहे हो। सूफिंग बेचारा तो सिर्फ नाम में सर हिला रहा होता है कि इतने में सर्वेंट आके वहाँ पे उन्हें एक लेटर देता है। बारी बारी इस लेटर यहाँ सबके हाथों में जाता है जिसे देखते ही सारे सरप्राइज थे। अब जैसे ही ये लेटर यहाँ सूफिंग के हाथ में जाता है वो यहाँ पे पढ़ के हैरान रह जाता है और वो लेटर आया होता है कुशान टाउन से जहाँ पे सूफिंग की फैमिली रहती है। उसमें लिखा होता है कि सूफिंग की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और इस लेटर को पढ़ते ही सूफिंग को लगता है एक बहुत बड़ा झटका और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं
हमारा एपिसोड शुरू होता है जहां हमें उस मर्डर वाली रात को ही दिखाया जाता है, जहां सूफेंग के जो पिता होते हैं वो उसके लिए एक चिट्ठी लिख रहे होते हैं। मैं ये बातें वो कहते हैं कि भले कि तुम मेरे बायोलॉजिकल सन नहीं हो, लेकिन जब से तुम मुझे मिले थे मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट किया। आगे तुम अपने असली पेरेंट्स को ढूंढने की जो जर्नी पे निकले हो उसमें तुम कामयाब होगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारा पिता मैं ही रहूंगा। इतना उनके लिखने की देर होती है कि वहाँ पे मर्डरर्स आ जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली को वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। सूफेंग वहाँ पे पहुँचता है और उनके उस लिखे हुए लेटर को पढ़ता है जो उन्होंने भेजा भी नहीं था, इससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। यहाँ सूफेंग पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसके सभी फैमिली मेंबर्स की लाशें वहाँ पड़ी थी। जब अपने फादर की वो डेड बॉडी देखता है तो पूरी तरह से वहाँ स्टन रह जाता है। सोमिया और सूर्य उसे काफी समझाते हैं और इधर सूफेंग के जो माइंड में उसकी स्पिरिट क्वीन होती है वो भी उसे कंसोल करती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी और अब बारी उसके बदला लेने की है, और अगर वो अभी इस तरह से टूट गया तो फिर उन लोगों को वो कैसे सजा देगा जिन्होंने सूफेंग की फैमिली के साथ ऐसा किया है। आगे सूफेंग आसमान की तरफ देखता है और गॉड की यहाँ कसम खाता है कि जिसने भी ये किया है वो दुनिया के चाहे कोई भी हिस्से में छुप जाए, उसने जो उसकी फैमिली के साथ किया है उसके साथ भी वो वही करेगा। अब आगे हमें यहाँ कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूफेंग अब भी बेहोश था और उसका ख्याल सोमिया रख रही होती है। यहाँ उसे 3 दिनों के बाद होश आया होता है, जहाँ जागने पर उसे पता चलता है कि जो उसकी एल्डर सिस्टर सूरी होती है वो इस मामले की तहकीकात करने गई होती है। सूरी के आती ही सूफेंग उससे पूछने लगता है कि आखिर ये सब किसने किया था, जिस पे सूरी उसे कहती है कि तुम्हें ये मेडिसिन लेनी होगी तभी वो आगे कुछ बताएगी। वो एक ही सांस में उस कड़वी मेडिसिन को निगल लेता है और आगे उसे पता चलता है कि ये सब कुछ करने वाले वो विलेज के बैंडिट्स थे, जिस पे सूफेंग उसे कहता है कि उसने कभी नहीं अपनी फैमिली से सुना था कि उनका कोई इस तरह का एनिमी भी है जो कि वो विलेज में है। इस पे सूरी उसे बताती है कि ये लोग किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं जो कि दूसरों से पैसे लेकर के इस तरह की किलिंग करते हैं। अब आगे ये जानते ही सूफेंग उस विलेज का पता पूछ रहा होता है, जिसपे सोमिया उसे रोकती है ये कहते हुए कि वो विलेज 5 टाइगर्स का विलेज हेड है। वहाँ के सभी लोग युआनवू रियल में लेवल के मास्टर हैं, जिसके 100 फॉलोअर्स है, तो तुम्हें होश में काम लेना चाहिए और इस तरह से इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। जिसपे सूफेंग उससे कहता है कि सिर्फ तुम मुझे बताओ कि वो जगह कहाँ है। इसपे सूरी भी उसे यही कहती है कि वो कल जाएंगे और वो अपने साथ सुजाकू सिटी के भी कुछ ट्रूप्स को ले जाएंगे ताकि वो मिलकर उन पे हमला कर सके। जिसपे सूफेंग उन दोनों से काफी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो कल की सुबह देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी वो विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे बैंडिट्स जमा थे और वो अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। उनके ये बैंडिट्स का गैंग इतना बड़ा होता है कि आसपास के 5 टाइगर विलेजेस के भी गैंग के लोग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन अब यहाँ धड़ल्ले से एंट्री मारता है सूफेंग और सारे बैंडिट्स उससे यही पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम कौन हो। हाँ, सूफेंग तो बदले की आग में जल रहा होता है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी वो पेश करता। इससे पहले ही वो सवाल पूछने वाले उस बैंडिट को खत्म कर देता है। ये देखते ही उनका जो लीडर होता है वो सभी को ये ऑर्डर देता है कि जाओ उसे खत्म कर डालो। लेकिन हम यहाँ सूफेंग के आक्रामक अपीयरेंस को देखते हैं जिसके अंदर से एक ऐसी एनर्जी रिलीज होती है जिसके चपेट में जो भी बैंडिट्स आता था वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सारे बैंडिट्स सूफेंग के इस कहर से थर-थर कांपने लगते हैं और वो उस एनर्जी के नजदीक जाने से भी कतराते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है, इसीलिए सभी उसे यहाँ पे झुक के नमन करने लगते हैं। हाँ, अपनी जान के सभी वो भीख मांगने लगते हैं, जिसपे सूफेंग बस उनसे एक ही सवाल पूछता है, तुम लोगों को कोशान सिटी में सू फैमिली को खत्म करने के लिए किसने भेजा था। इस पे वो लीडर कोशान सिटी का नाम सुनते ही उसके जबान लड़खड़ाने लगती है। इससे पहले कि वो उस मर्डर के बारे में इनकार करता या कुछ कह पाता, सूफेंग उसके पास पहुंचता है। अगर तुमने ना में मुझे जवाब दिया तो इससे पहले तुम एक शो को देख लो। बाकी हम देखते हैं कि सूफेंग के अंदर से इतनी भयावह एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उन बैंडिट्स का जो वो विलेज था वो पूरी की पूरी उसके चपेट में आ जाता है और सिवाय इन बंदों के वहाँ पे कोई भी नहीं बचता। आगे सूफेंग उस लीडर से फिर पूछता है कि कौन था वो। यहाँ पे वो इतना ज्यादा लड़खड़ाता है कि सूफेंग उसे 1 सेकंड का भी जवाब देने का टाइम नहीं देता और वो अपने पावर से उसे वहीं पे मार डालता है। देख के जो उसके दूसरे चमचे होते हैं अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और वहाँ उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि जुआन सिटी का यंग मास्टर लुयुन था, जिसने हमें कुशान सिटी के सू फैमिली को पूरी तरह से खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये काम तो सिर्फ हम पैसों के लिए करते हैं और हमें किसी से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। और अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं आता, हमारे बॉस के पास उस कॉन्ट्रैक्ट की अभी भी पर्ची मौजूद है, तुम इसे देख सकते हो। उसमें लुइन की ही हैंडराइटिंग लिखी होती है और एक ऐसी ही पर्ची रॉन के पास से सूफेंग को मिला था। उसमें रॉन को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वो सूफेंग को मार डाले।
ये जो बचे कुछ बैंडिट्स होते हैं यहाँ अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं, जिसपे सूफिंग उनसे कहता है ये काम मैं अपने डैड पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को वहीं भेज रहा हूँ और अब आगे वहाँ जाके उनसे तुम लोग माफी मांगना। ये 5 टाइगर गैंग के जो 5 लोग होते हैं यही जुआन यू रिल्म के होते हैं। तो फिर यहाँ उन सभी के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें अपनी स्पिरिट क्वीन को दे देता है। अब उन्हें मारते ही ये सीन यही खत्म होता है। अगले सीन में हमें उसी ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है कि कल्टिवेट कर रहा होता है, लेकिन पिछले 10 सालों की प्रैक्टिस करने के बाद भी अपने नेक्स्ट लेवल जो कि तियान यू रिल्म होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तभी उसके पास एक सैनिक आता है जो उसे खबर देता है कि ल्यूयन ने अपने आप को उस मुशाशी पैविलियन में बंद करके रखा है, जिसपे वो ओल्ड मास्टर जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर होता है किलिंग प्रिंस मेंशन का, और इसी ने ल्यूयन को सपोर्ट किया होता है। यहाँ उससे कहता है कि ल्यूयन को अब सच्चाई बताने का टाइम आ गया है। जैसे उसे सच पता चलेगा पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। अब आगे हमें मुसाशी पैविलियन को दिखाया जाता है जहाँ ल्यूयन ने अपने आप को किताबों का अंदर गढ़ रखा होता है। किताबों की ढेर के नीचे उसे एक लेटर मिलता है और इस लेटर को जैसे ही वो पढ़ता है उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इतने में वो ओल्ड मास्टर जनरल वहाँ पहुँचता है और यहाँ ल्यूयन को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है, और वो ये होता है कि जब ये लेटर तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा था तो मैं तुम्हारे जैसे ही स्टंट रह गया था। आगे वो कंटिन्यू करते हुए बताता है कि जब तुम छोटे थे और जब भी मैं तुम्हें देखता था मुझे ऐसा फील होता था कि तुम मेरे ही बेटे हो, लेकिन तुम्हारी माँ के लेटर ने मुझे इस बात पे पूरा यकीन दिला दिया, और अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है तो तुम अपनी मदर के इस बिलोंगिंग को देख सकते हो। वो उसकी माँ की हेयर पिन दिखाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लियोन इस ओल्ड मास्टर का ही बेटा है, इसीलिए तो वो इस पे इतना ज्यादा मेहरबान हो रहा था। इतनी बड़ी सच्चाई को लियोन एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। वो वहाँ से चिल्लाते हुए निकल जाता है और बस अपने आप से यही कह रहा होता है कि वो जुआन सिटी के लॉर्ड का बेटा है और उसके पिता और को नहीं बल्कि जुआन सिटी के लॉर्ड गोंग तियांग पिंग है। जैसे वो जनरल उसे टच करने आता है लियोन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और उसे हिट करने की कोशिश करता है। आगे वो जनरल उससे कहता है कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, इससे सच्चाई तो बदलेगी नहीं और तुम जुआन सिटी के ही यंग मास्टर रहोगे। आगे तुम उस सिटी के इनहेरिटेंस करोगे और उसके लॉर्ड भी बनोगे, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि असलियत में तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि तुम बस इस जुआन सिटी के ही लॉर्ड बन के रह जाओ। आगे वो उससे कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कौन हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम आगे फ्यूचर में क्या बनोगे। जब से मुझे इस सच्चाई का पता चला है मेरा बस अब ये ड्रीम बन चुका है कि जो मेरा बेटा होगा मेरी ट्रेनिंग के अंतर्गत वो न केवल तियान्यू रेल्म के हाईएस्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करेगा बल्कि इस पूरे किंग ज़ाओ कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड बनेगा और इस पे राज करेगा। और मैं ये नहीं चाहता कि तुम अभी अपना नाम या पहचान बदलो, तुम्हें बस इतना करना है कि अभी गिव अप नहीं करना है और ना ही एक जगह पे दुबक के बैठना है, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हारा वेट कर रही हैं। क्योंकि वो एनुअल बाइशुगाओ हीरो हंटिंग शुरू होने वाला है जिसे तुम्हें किसी भी हाल में जीतना होगा ताकि तुम अपने अगले रेल्म को ब्रेक थ्रू कर पाओ। आगे वो ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि अब से ये मुशाशी पैविलियन की सारी चीजें तुम्हारी हुई जो कि मेरे फादर ने मुझे इनहेरिटेंस की थी और मैं ये अब तुम्हें दे रहा हूँ। यहाँ सीन चेंज होता है और हम आगे जुआन सिटी के लॉर्ड को देखते हैं जो अपने बेटे के ना मिलने के गम में पी रहे थे। अब उन्हें क्या पता कि ये उनका बेटा था ही नहीं कि उनके पास एक सोल्जर आता है जिससे वो सिटी के लॉर्ड उससे पूछते हैं क्या तुमने यंग मास्टर को ढूंढ लिया है? अगर तुमने मेरे बेटे लुइन को नहीं ढूंढा है तो याद रखना, और अगर तुम 3 दिनों के अंदर मेरे बेटे लुइन को नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। आगे वो सोल्जर उन्हें ये भी खबर देता है कि वो विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसे करने वाले की आइडेंटिटी का अभी तक हमें पता नहीं, लेकिन वहाँ पे अब एक भी बंदा बचा नहीं है। ये सुनते ही सिटी के लॉर्ड शॉक हो जाते हैं और हमें उन्हीं के पैलेस के बाहर सूफिंग को दिखाया जाता है कि लुइन को ही ढूंढने के लिए वहाँ पे आया था और उसके एक सोल्जर को मार करके उसे पता चलता है कि लुइन यहाँ पे नहीं है। और उस मरे हुए सोल्जर के लेटर से उसे पता चलता है कि जो लुइन है वो शिलोंग सिटी से निकलने के बाद यहाँ पे पहुंचा ही नहीं। इसमें क्वीन उसे बताती है कि हो सकता है कि वो मार्क्समैन जिसने लुइन को रेस्क्यू किया था वो अपने साथ उसे ले गया हो। तो सूफिंग उसे बताता है कि वो मार्क्समैन और को नहीं बल्कि किलिंग प्रिंस मेंशन का डिप्टी जनरल मैनेजर था जो कि काफी सालों से लिन रैन की वॉरशिप करता है। इसका मतलब यही है कि हमें उन्हें ढूंढने के लिए बाइशुगाओ हीरो हंटिंग में जाना होगा। और उस हीरोइक हंटिंग के बारे में मैंने सुन रखा है जहाँ न केवल ट्रेजर्स होते हैं बल्कि मिस्टिकल मेडिसिन भी पाए जाते हैं जो किसी को अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करने में मदद करते हैं। आगे वो क्वीन को वहां जाने के लिए मना लेता है ये कहते हुए कि वहां पे उस मिस्टिकल मेडिसिन के साथ साथ
उस पूरी जगह को गार्ड करने वाले अनगिनत मॉन्स्टर्स होते हैं और वो मॉन्स्टर भी युआनवू रिल्म के कल्टीवेशन लेवल पे होते हैं। सुनते ही क्वीन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सुफिंग से कहने लगती है कि हमें भी उस बाइसुजाओ हीरो हंटिंग में चलना चाहिए। वहाँ के ट्रेजर्स और मिस्टीरियस मेडिसिन सारे तुम्हारे होंगे, वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स के ओरिजिन्स मेरे होंगे, ताकि उन मॉन्स्टर कोर का यूज करके मुझे भी एक अच्छी खासी मील मिल जाए। आगे हम सुफिंग को देखते हैं कि वो लुयुन का नाम ऐसे कहता है जैसे कि वो अब उसे नहीं छोड़ने वाला, और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सुफिंग को दिखाया जाता है जो अपनी उसी व्हाइट ईगल पे सवार होते हुए उसी बाइसुजाओ हीरोइक हंटिंग पे जा रहा होता है। लेकिन उसके अंदर दो अब स्पिरिट्स होती हैं जिसे फिट करवाना उसके लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो उसकी सेकंड स्पिरिट वो ड्रैगन होता है उसे फिट करवाने के लिए किसी मॉन्स्टर के कोर की जरूरत होती है। इसीलिए वो उनके कल्टीवेशन लेवल को बरकरार रखने के लिए उसे युआन स्पिरिचुअल बीड्स का यूज कर रहा होता है, जो उस ड्रैगन के लिए काफी नहीं थी। आगे क्वीन उसे बताती है कि बाइसुजाओ की मिस्टीरियस मेडिसिन से उन दोनों का काम हो जाएगा। आगे सुफिंग उससे कहता है कि उस हीरोइक हंटिंग में 80% चांसेस है कि लुइन वहाँ पे मिल जाए, लेकिन मैं उस समय नहीं चाहता कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील करूं, इसलिए मुझे वहाँ पे वेश बदल के जाना होगा। हमें एक नए नाम की जरूरत होगी, क्यों ना मैं अपना नाम ओल्ड मैन इन ग्रे रोब रखूं। जिस पे क्वीन उसे कहती है ये कितना रस्टिक और पुराना है, तुम अपना नाम महाबली या राक्षसा रखना, ये तुम पे ज्यादा सूट करेगा। इस पे क्वीन अब आगे उसे और भी अजीब नामों को सजेस्ट करती है, लेकिन यहाँ सुफिंग उससे कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं किस नए नाम से वहाँ पे जाऊंगा। आगे क्वीन उससे जिद करने लगती है कि वो उसके नए नाम को बताए, लेकिन यहाँ सुफिंग उससे कहता है कि जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तब मैं तुम्हें उस समय ही बताऊंगा कि मेरा नया नाम क्या होगा। अब आगे सुफिंग वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे पहले से ही एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर एक बंदा सभी को ये अनाउंस कर रहा होता है कि लिंगयुन सेक्ट वालों ने पहले से ही उस मॉन्स्टर किला को ढूंढ लिया है और उन्होंने इस जगह के सारे मिस्टिकल मेडिसिन को अकेले ही हथियाने की प्लानिंग कर ली है। जबकि लिंगयुन एक फर्स्ट क्लास का सेक्ट होता है और उनकी इस तरह से धांधली को रोकने के लिए बंदा सभी को यह अनाउंस करता है कि अगर हम सब मिल करके उससे लड़ें हो सकता है कि हम उसे हरा दें और उस मिस्टिकल मेडिसिन को आपस में बराबर बांट लें। अब सारे लोग उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आखिरकार एक अकेला सेक्ट इसे यहाँ के सारे ट्रेजर्स को जो कि प्राइसलेस है अकेले ही हथिया सकता है। इतने में लुयुन वहाँ पहुँचता है जो अपना परिचय देता है कि वो सिंगलोंग सेक्ट का चीफ डिसिपल है। पहले कि लुयुन इसके आगे कुछ कह पाता, वो बंदा उसे कहता है कि चलो हटो यहाँ से, आजकल कोई भी सेक्ट के आ जाते हैं लीडर बनने के लिए। फिर लुयुन अपनी शक्ति का एक नमूना उसे दिखाता है और उसे चमेटे मारते हुए जो ऊपर से नीचे उठाता है और वापस उसी जगह ला के खड़ा कर देता है कि लोग हैरान रह जाते हैं कि अभी आखिर यहाँ पे हुआ क्या। इतने में लुयुन सभी के पास से उनकी पोटली बैग भी ले लेता है और उनसे कहता है कि तुम लोग बस इतना ही स्टॉक के बलबूते पे यहाँ पे इतना कर रहे हो। आगे वो उस बंदे को नीचे फेंकते हुए कहता है कि वो सिंगलोंग सिटी का चीफ डिसिपल होने के साथ साथ जुआन सिटी का यंग मास्टर भी है। मैं अपने आप को तुम लोगों का लीडर नॉमिनेट करता हूँ। मेरा अगर तुम लोग साथ दो तो मैं उस लिंगयुन सेक्ट को भी हरा दूंगा, साथ ही इस जगह के मॉन्स्टर किले को तबाह करके यहाँ से मिलने वाले सारे मिस्टीरियस मेडिसिन को मैं तुम लोगों में डिवाइड कर दूंगा। जिसपे सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सिंगलोंग सेक्ट तो है तो काफी छोटा सेक्ट, लेकिन जुआन सिटी का यंग मास्टर होने के कारण ये बंदा काफी पावरफुल लगता है। आगे वे लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम उस मॉन्स्टर के किले के डिस्ट्रॉय करने की बात कहते हो, क्या तुम्हें पता है कि वो किला है भी कहाँ? चाहे तुम जितने भी नोबल फैमिली से हो और कितने भी कैपेबल हो, आज तक कोई नहीं जान पाया है कि उस मॉन्स्टर का किला कहाँ पे है। इस पे लुयुन उन्हें इस जगह का मैप दिखाता है और उसे पता होता है कि वो मॉन्स्टर का किला की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। ये देखते ही सभी लोग उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिवाय उस बंदे को जो यहाँ लुयुन पे ये सवाल करता है कि अपने बाप के पावर का इसे इतना घमंड है, आखिर इस बंदे में है क्या जो तुम लोग सब इसके पीछे भेड़ चाल की तरह चलते जा रहे हो। जिस पे लुयुन बाप का नाम सुनते ही उस बंदे पे अटैक करता है और उसकी पूरी की पूरी कल्टीवेशन लेवल को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे वो बंदा अब अपने जान की भीख मांगने लगता है, जिसपे लुयुन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हें मेरे बाप पे नहीं जाना चाहिए था। ऐसा कहते ही वो उसके हाथ को तोड़ देता है और बाकियों से कहने लगता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और मैंने इस बंदे को इसलिए मारा ताकि तुम लोगों को ये रिमाइंड करवा सको, तो तुम लोग बात तो कर सकते हो लेकिन नॉनसेंस बात मत करना। जिसपे हम सुफिंग को देखते हैं कि अब उस बंदे को ट्रीट करता है और उन सभी से कहता है कि तुम लोग इस बंदे का साथ दे रहे हो जो कि इतना क्रूर है,
और इसने 1 सेकंड के अंदर ही इस बंदे की कल्टीवेशन लेवल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके क्या उम्मीद है कि उस मिस्टीरियस मेडिसिन के मिलने के बाद ये तुम सभी में वो डिवाइड करेगा, और अगर तुम सभी भेड़ चाल चलते हुए इस कपटी लीडर को फॉलो करोगे तो तुम्हें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस पे सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम इस ल्यूइन को फॉलो करें या ना करें। लेकिन यहाँ ल्यूइन अपनी कॉन्स्पिरेसी चलता है और यहाँ अनाउंस करता है कि जो भी उस बंदे को मेरे लिए मारेगा मैं उसे उस मिस्टीरियस मेडिसिन का एक्स्ट्रा पोर्शन दूंगा। इस एक्स्ट्रा पोर्शन के लालच में कुछ बंदे यहाँ सूफिंग पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन यहाँ हम सूफिंग को देखते हैं तो वो अपने मार्शल टेक्निक का यूज करके उन सभी को चित कर देता है। आगे यहाँ जो ल्यूइन के वॉरियर्स होते हैं वो सूफिंग का मुकाबला करने के लिए पहुंचते हैं। वो वॉरियर अपने ज़ुआनयू रेल्म के 5th लेवल पे होते हैं। ये देखते ही क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे एक अच्छी खासी मील जो मिलने वाली थी। यहाँ सूफिंग उन सब की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि सूफिंग के अंदर अब दो स्पिरिट्स थी। इन्हें सूफिंग को फेट करना काफी जरूरी था। ये सूफिंग के लिए सबसे अच्छा मौका होता है। सूफिंग ने उन सब की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। ये देखते ही वहाँ जो इकट्ठे लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। अगर ये उस हीरोइक हंटिंग में गया तो हमारे लिए जीतने का तो चांस ही नहीं है, इसीलिए वो सभी के सभी दुम दबा के वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ ल्यूइन ही अकेला बचता है जिसके पास 2 वॉरियर अभी बचे होते हैं। वो उनको सामने कर देता है ताकि वो सूफिंग से फाइट कर सके। इस पे अब हम सूफिंग को देखते हैं कि वो उन दोनों वॉरियर्स को खड़े खड़े ही डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी इंचेंटिंग पावर का यूज करते हुए। ये देखते ही ल्यूइन पूरी तरह से घबरा जाता है और यहाँ सूफिंग से वो लगातार एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। यहाँ सूफिंग अपने आप को रोक ही नहीं रोक पाता और जो वो कुटाई करता है उस ल्यूइन की, वो बस एक ही सवाल पूछते रह जाता है कि आखिर तुम कौन हो। यहाँ अब हम सूफिंग और ल्यूइन के बीच एक जबरदस्ती फाइट देखते हैं। जब आखिरकार सूफिंग अपने आप को रिवील करने वाला होता है कि वो कौन है कि तभी वहाँ पे वही जनरल मैनेजर पहुँचता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था और हमें पता चला था कि ये ल्यूइन का असली फादर है। यहाँ वो अपने बेटे को बचाता है ये कहते हुए कि हो गए तुम किसी स्पिरिट गिल्ड के मेंबर, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि ल्यूइन का मुकाबला करने के लिए तुम्हें मुझसे पहले भिड़ना होगा। आगे यहाँ सूफिंग उस जनरल पे अटैक करता है, लेकिन उस जनरल की शक्तियाँ सूफिंग से कई ज्यादा होती हैं। इसीलिए अब सूफिंग उस पे अटैक करने के लिए अपनी सीक्रेट स्किल जो कि उसका टाइगर मार्शल मूव होता है वो रिलीज करता है। और जैसे ही वो जनरल उसके सीक्रेट स्किल को देखता है वो एकदम लालच में पड़ जाता है। यहाँ वो सूफिंग से कहता है कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने इस सीक्रेट स्किल को मुझे दे दो जिसे मैं कई सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे अब उसके सीक्रेट स्किल को चुराने के लिए हम उस जनरल को देखते हैं वो अपने बीस्ट को एक्टिवेट करता है। तो लगातार यहाँ सूफिंग पे अटैक कर रहा होता है। सूफिंग भी एक शील्ड ओपन करता है और यहाँ उस बीस्ट से बचने की कोशिश करता है। इतने में सूफिंग के अंदर जो उसकी क्वीन स्पिरिट होती है वो उससे कहती है कि अपनी बॉडी को मुझे हैंड ओवर करने दो, मैं इससे फाइट कर लूंगी। जिस पे सूफिंग उसे मना करता है ये कहते हुए कि पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था। इससे फाइट करने के दौरान तुम डीप स्लीप में चली गई थी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी जान का यहाँ रिस्क नहीं ले सकता। मुझे किसी भी हाल में यहाँ पे इससे फाइट करनी होगी। अब हम उस बीस्ट को देखते हैं जो लगातार सूफिंग पे अटैक कर रहा होता है। सूफिंग के लिए उसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से निश्चय कर चुका होता है कि अभी वो यहाँ नहीं मर सकता, क्योंकि उसे अपना बदला लेने के साथ साथ उसके जो असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उसे भी ढूंढना है। और उसके दृढ़ निश्चय करते ही हम वहाँ देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एनर्जी का बवंडर क्रिएट होता है, क्योंकि सूफिंग का ही सेकंड स्पिरिट वो ड्रैगन होता है और वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ वो उस जनरल के बीस्ट को ही पूरी तरह से निगल लेता है। हम देखते हैं कि सूफिंग अब हवा में उड़ता है और यहाँ उस जनरल से ये कहते हुए कि दोबारा हम जरूर मिलेंगे और उस समय मैं तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगा। अब सूफिंग ये कहते ही वहाँ से चला जाता है और आगे हम उस जनरल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज रह जाता है कि आखिर ये बंदा एक ज़ुआनयू रेल्म का मात्र एक वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है, तो आखिरकार ये उड़ कैसे सकता है। इतने में ल्यूइन ये डिसाइड कर लेता है कि चाहे वो कोई भी हो, मुझे उस हीरोइक हंटिंग में अभी जाना है ताकि उसके मिस्टीरियस मेडिसिन का यूज करके मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव कर सकूं। के बाद ये बंदे के साथ साथ मैं उस सूफिंग को भी खत्म कर दूंगा। इस पे वो जनरल उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, लेकिन तुम काफी बेसब्रे हो। रिवेंज लेने का मजा तब आता है जब उसे धीरे धीरे लिया जाए, और अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें हजारों कल्टीवेटर से सुपीरियर बना सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस बात से डरते हो कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम पूरी तरह मुझ पे निर्भर हो, लेकिन ये याद रखना कि सक्सेस पाने के कई रास्ते होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा रास्ता चूज करें, चाहे हम जिस राह को भी चूज करें, सक्सेस हमें मिलनी चाहिए। और अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हो तो उस सूफिंग के साथ साथ इस पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट का हर एक बंदा तुम्हारे कदमों में होगा।
अब यहाँ लुइन भी पूरी तरह से उस जनरल की इवेंट मैनिपुलेशन में फंस चुका होता है। बाकी सीन कट होता है और हमें सूफिंग को दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुमने अपने अंदर के एयर कंट्रोलर को एक्टिवेट कर लिया। अगर तुम ये एयर कंट्रोलर एक्टिवेट ना कर पाते तो भी मैं अगर तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर लेती उस बुढ़े खोसट से, अब की बार हम जरूर जीत पाते। लेकिन तुम्हारे इस डिसीजन ने तो मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया कि मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान को रिस्क में ले लिया। जिन लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूं कि सूफिंग के पास एक एयर कंट्रोलर है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से वायु को कंट्रोल कर सकता है और इसी कारण वो हवा में भी उड़ सकता है। बाकी सूफिंग को एक बहुत बड़ी चोटी दिखती है जिसके ऊपर एक घर होता है। देख के सूफिंग पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है कि आखिर इस बाइसुज़ाओ के फॉरबिडन एरिया में कौन इतना पावरफुल है जिसने एक हाउस यहाँ बिल्ड कर रखा है। इसी का पता लगाने के लिए सूफिंग तेजी से उस घर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसपे क्वीन उसे रोकती है कि जल्द से जल्द यहाँ से वापस चलो, कि वहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि अपने तियान्यू रेल्म के एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है। इसके पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो एक ब्लू रोब वाला वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट भी है, क्योंकि इस वर्ल्ड में पूरे एक ही पाए जाते हैं और ये काफी खतरनाक होते हैं। तो हमें उस हाउस का क्लोजअप दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही होता है फिनिश। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सूफिंग और बाइसुज़ाओ हीरोइक हंटिंग में जा चुका होता है, जहां उसका सामना लुइन से होता है। यहाँ पे वो एक नए नाम के साथ जाता है और जैसे ही लुइन का उसके साथ सामना होता है तो वो उससे फाइट करते हुए अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला होता है। यहाँ फिर से उस लुइन को बचाने के लिए वही ओल्ड मास्टर आ जाता है, जो कि अब उसका रियल फादर है। अब चूंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, सूफिंग उसका सामना नहीं कर पाता, लेकिन उसे ये वार्निंग देते हुए वहाँ से चला जाता है कि जब अगली बार मैं तुमसे मिलूंगा तो उस समय मैं डेफिनेटली तुम्हें मार डालूंगा। अब एपिसोड शुरू होता है और हम सूफिंग को एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर बने घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी उसे क्वीन वार्निंग देती है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा है जो तियान्यू रेल्म के एकदम एक्सपर्ट लेवल का है। वहीं पर एक ब्लू रोब का भी स्पिरिटिस्ट है और अगर इनका सामना तुमसे हो गया तो हमें वहाँ से भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए वो सूफिंग को जल्द से जल्द वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन आगे जाते हुए सूफिंग को वही लिंगयुन सेक्ट के डिसिपल्स दिखते हैं, क्योंकि पूरे उस हंटिंग एरिया पे अपना एकाधिकार जमा चुके थे और इन्हीं के खिलाफ लड़ने के लिए हमने बहुत सारे लोगों को पिछले एपिसोड में मीटिंग करते देखा था। आगे हमें उस लिंगयुन सेक्ट के चीफ डिसिपल डूगो को दिखाया जाता है, जो अपने बाकी के मेंबर्स को लीड कर रहा होता है। उस हीरोइक हंटिंग के लिए वो अकेले ही सेक्ट बचे होते हैं। हाँ, वो उन सभी को कहता है कि अब 3 दिनों के अंदर ही ये बाइसुज़ाओ वैली क्लोज्ड होने वाली है और 3 दिनों के अंदर ही हमें उस डिमोनिक बीस्ट किले से सारे के सारे मिस्टीरियस मेडिसिन को लेना होगा। लेकिन याद रहे, जैसे जैसे हम उस किले के नजदीक पहुंचेंगे वहाँ पे गार्ड कर रहे मॉन्स्टर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। आते वो मॉन्स्टर अपने एक्सट्रीम कल्टीवेशन लेवल पे है, तो हमें उनको हंट करना जरूरी होगा। अब यहाँ सूफिंग उनकी सारी बातों को सुन लेता है और इससे पहले कि वो उन पे पहुंच पाते, सूफिंग अपने एयर कंट्रोल का यूज करके वहाँ से चला जाता है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को सूफिंग अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता था। वो पहुंच जाता है इस लिंगयुन सेक्ट से पहले ही डिमोनिक बीस्ट कास्टल में, और वहाँ जाते ही उसे हजारों संख्या में कई सारे मिस्टीरियस मेडिसिन दिखते हैं, जिसे लिंगयुन सेक्ट के आने से पहले ही वो अपनी पोटली में सारे के सारे मिस्टीरियस मेडिसिन को भर लेता है। जैसे उस सेक्ट का चीफ डिसिपल डूगो वहाँ पहुँचता है, यहाँ सूफिंग से कहता है ठीक है, हम तुम्हारे टैलेंट की कदर करते हैं, लेकिन हम इतने दिनों से जो मेहनत करते आए हैं और इतने सारे बीस्ट को हमने हंट किया है, हम इस समय सारे मेडिसिनल हर्ब यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। अगर तुम इस मिस्टीरियस मेडिसिन का 99% यहीं छोड़ के जाते हो तो हम तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने की अनुमति दे सकते हैं। तो सूफिंग उनसे ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे लिए 1% भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है तो मुझसे लेकर के दिखाओ। अब आगे यहाँ पे वो उनकी आइडेंटिटी पूछते हैं, जिसपे सूफिंग अपना बदला हुआ नाम उन लोगों को सूरा बताता है। पूरा नाम सुनते ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो क्वीन होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है कि ये आखिर किस तरह का नाम तुमने अपने आप को दिया है। इतने में वो जो चीफ डिसिपल होता है वो अचानक से सूफिंग पे अटैक कर देता है। वो जो बंदा होता है वो अपने युआनवू रेल्म के 6 लेवल पे होता है, लेकिन सूफिंग भी उसके हर एक काउंटर अटैक को आसानी से डॉज करते हुए अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है। और अब आती है सूफिंग के अटैक करने की बारी, जहाँ पे वो अपने सीक्रेट स्किल उसे टाइगर मूव का इस्तेमाल करता है, जिसे देखते ही चीफ डिसिपल उसे कहता है तुम यहाँ चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरे साथ तो कई मेरे साथी है जो तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसमें सूफिंग उनसे ये कहता हुआ कि मैंने कहा ना तुम लोगों से, मैं तुम लोगों को यहाँ से एक पीस भी ले जाने नहीं दूंगा, और हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। इतना कहते ही वो वहाँ से उड़ जाता है और उसके उड़ते ही ये सारे लोग सरप्राइज रह जाते हैं।
अब आगे सूफिंग उन सारे मेडिसिनल हर्ब्स की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें उसे कई दिन बीत जाते हैं, जिसके कारण वो अब युआन वू रेल्म के सेकंड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये होता है कि अब उस बाइसुज़ाओ वैली का वो 3 दिनों का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका होता है, जिसके कारण सूफिंग के पीछे एक ग्रीन पॉइजनस धुंध पड़ जाती है। अब ये धुंध काफी खतरनाक होती है, जिसके बारे में क्वीन बताती है कि अगर इस धुंध की चपेट में तुम्हारी बॉडी आ गई तो वो तुम्हारी सारी की सारी कल्टीवेशन लेवल को सोक कर लेगी। तभी यहाँ सूफिंग को लिंग्यून सेट के उस चीफ डिसेबल की कही हुई बात याद आती है। उन्हें किसी भी हाल में बस 3 दिनों के भीतर ही इस बाइसुज़ाओ वैली के क्लोज्ड होने से पहले ही उन मिस्टीरियस प्लांट को हासिल करना है। आगे क्वीन उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या सोच रहे हो, तुम्हें किसी भी हालत में इस धुंध की चपेट में आने से बचना है, इसलिए जितनी तेज हो सके इससे दूर भागने की कोशिश करो। आगे सूफिंग उड़ता हुआ उसी माउंटेन के चोटी पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो तियान वू रेल्म के एक्सपर्ट के साथ साथ एक ब्लू रोब का स्पिरिटिस्ट भी होता है, जहाँ पे जाने के लिए क्वीन ने उसे सख्त मना किया होता है। आगे हमें उस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों एक्सपर्ट ही सूफिंग की इस कंडीशन को देख रहे होते हैं, जहाँ पे आर्मर पहने बंदा पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट का ड्यूक होता है, यानी कि एम्परर होता है, जो कि अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए इस ब्लू रोब वाले स्पिरिटिस्ट से ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आया होता है। तभी वहाँ सूफिंग आ जाता है और अपना परिचय देते हुए वो उन दोनों एक्सपर्ट से उसकी मदद करने को कहता है। यहाँ वो जो एम्परर होता है वो सूफिंग के यंग टैलेंट को और उसके दृढ़ निश्चय को देख के उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसकी मदद करने का सोचता है, ये कहते हुए कि मैं अपने कल्टीवेशन के एक्सपर्ट लेवल पे होते हुए भी उस पॉइजनस धुंध के प्रेशर को नहीं झेल सकता। आखिर ये लड़का इतना यंग होते हुए इस प्रेशर को कैसे झेल सकता है। इस पे वो ब्लू रोब वाला स्पिरिटिस्ट यहाँ सूफिंग की मदद करने को मना करता है, ये कहते हुए इस सारे वर्ल्ड से छुपते हुए मैं यहाँ एकांत में कल्टीवेट कर रहा हूँ, ताकि किसी को मेरे यहाँ पे होने का पता ना चले, और अगर तुम बाहर गए तो इसे पता चल जाएगा। इतने में हम देखते हैं कि वो धुंध गहरी हो जाती है और सूफिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। तभी वो एम्परर भी वहाँ आ जाता है और सूफिंग की वो मदद करता है एक खास स्पेल टोकन देते हुए। जैसे ही वो उस टोकन को पकड़ता है वो धुंध उसका पीछा करना छोड़ देती है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वो उस स्पेल टोकन पे वो एम्परर भी निर्भर होता है। ये टोकन जैसे ही वो सूफिंग को देखता है, अब वो जो ग्रीन धुंध होती है वो उस एम्परर को चपेट में अपने लेना शुरू कर देती है। इस पे क्वीन यहाँ सूफिंग से कहती है कि वो उस टोकन हैरे की हूबहू रेप्लिका बना सकती है, लेकिन उसे कॉपी करने के लिए उसे कुछ टाइम लगेगा। इसीलिए सूफिंग यहाँ क्वीन को जल्दी करने को कहता है और वो उस स्पेल टोकन को वापस से एम्परर को देते हुए उस क्लिफ से नीचे कूद जाता है। क्योंकि सूफिंग के पास कोई स्पेल टोकन नहीं होता है और फिर से वो ग्रीन पॉइजनस धुंध उसका पीछा करने लगती है। इतने में एम्परर उस ब्लू रोब वाले स्पिरिट से सूफिंग की मदद करने को कहता है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। तभी घर के अंदर से एक आवाज आती है कि चिंता मत करो कि वो लड़का नहीं मरेगा। तभी सूफिंग अपेयर होता है और वो एम्परर से कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए आज जो उसने मदद की है इसके लिए वो काफी ग्रेटफुल है और आगे फ्यूचर में वो इस फेवर को जरूर लौटाएगा। कहते हुए सूफिंग तेजी से वहाँ से चला जाता है और अब वो ब्लू रोब वाला स्पिरिट बाहर निकलता है और वो एम्परर को बताता है कि इतने कम समय में ही इसने मेरे स्पेल टोकन की हूबहू रेप्लिका बना ली होगी। इसका मतलब यही है कि अब चिंगजाओ कॉन्टिनेंट बदलने वाला है। इसमें एम्परर उससे कहता है कि आप तो वाकई में मेरी मदद करने को भी नहीं आए। इस पे स्पिरिटिस्ट ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं जानता था कि यहाँ तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करके उस यंग लड़के को नहीं बचाओगे, कि बिना उस स्पेल टोकन के तुम भी नहीं बच पाते। अब आगे सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं कि क्वीन ने अब हूबहू उस स्पेल टोकन की रेप्लिका बना ली होती है। इसकी एक्टिवेट होती है, सूफिंग के आसपास से वो धुंध छट जाती है और अब सूफिंग यहाँ क्वीन से कहता है कि अब इस पूरे बाइसुज़ाओ वैली में हमारे अलावा कोई नहीं है, तो क्या तुम उन मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी के ऑरा को फील कर सकती हो। फिर वो हाँ में जवाब देती है और आगे सूफिंग उससे कहता है कि अब तुम्हारे एक अच्छे मेल का टाइम आ चुका है। और आगे हम देखते हैं कि सूफिंग फिर से उसी डिमोनिक बीस्ट कास्टल पे पहुंचता है, जहाँ लिंग्यून सेट के डिसिपल्स ने सारे के सारे गार्ड करने वाले मॉन्स्टर्स को ढेर कर रखा था। सूफिंग के अंदर जो 2 स्पिरिट होती हैं को फीड कराने की बारी आती है। यहाँ सूफिंग कल्टीवेट करना शुरू करता है। इसके कारण आसपास में जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं उनका जो इनर कोर होता है वो सारा का सारा क्वीन अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रही होती है। अब यहाँ हम इन दोनों को कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं। जहाँ सूफिंग की बॉडी के लिए वो मिस्टीरियस मेडिसिन जरूरी थे, वहीं क्वीन के स्पिरिट्स के लिए वो डिमंस के इनर कोर। आगे इनकी जर्नी इसी तरह कंटिन्यू होती है और वो उस वैली में लगातार अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ सूफिंग को और भी कई सारे मिस्टीरियस मेडिसिन मिलते हैं जिन्हें वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता ही जा रहा था। यहाँ क्वीन भी काफी खुश होती है और उसकी भी कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव हो चुकी थी, क्योंकि उसे कई सालों के बाद इतना अच्छा गुड मील जो मिला था।
यहाँ उन्हें 6 मंथ्स बीत जाते हैं और अब उस कंपटीशन की बारी आ चुकी होती है। यहाँ पे अब सुफेंग की अगली जर्नी शिलोंग सेक्ट की तरफ जाने की होती है, जहाँ उसने लुयन से वो बेट लगाई थी, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव फाइट का दिन आ चुका होता है। आगे हम सुफेंग को शिलोंग सेक्ट की तरफ जाता हुआ देखते हैं और उसे जाता देख हम उन दोनों एक्सपर्ट्स को भी देखते हैं, क्योंकि सुफेंग की अब तक की सारी हरकतों को देख रहे होते हैं। एम्परर भी अपने नए रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, जिसकी बधाई उसे स्पिरिटिस्ट देता है। उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे साथ साथ किसी और ने भी यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। जिसपे एम्परर के पूछने पर कि आखिर वो कौन है, तो यहाँ पे स्पिरिटिस्ट उसे जवाब देता है, वही लड़का है जिसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान को सेक्रीफाइस करने का प्रिटेंड किया था। यहाँ स्पिरिटिस्ट उसे ये भी बताता है कि वो अपने लाइफ एंड डेथ के कंपटीशन के लिए शिलोंग सेक्ट की तरफ तेजी से जा रहा है। इसका मुकाबला जुआन सिटी के यंग मास्टर लुयन से होने वाला है। अब यहाँ लुयन, जो कि जुआन सिटी के लॉर्ड का बेटा होता है, उसका नाम सुनते ही वो जो एम्परर होता है वो उस कंपटीशन में जाने की इच्छा पेश करता है, जिसपे स्पिरिटिस्ट उससे कहता है कि तुम इस कॉन्टिनेंट के जिस पोजीशन पे हो, तुम्हें उन जूनियर्स की फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिसपे एम्परर उसे ये कहता है कि मुझे सुफेंग के पोटेंशियल ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन जो जुआन सिटी है वो इस तरह के मामूली सेक्ट की पावर से कई ज्यादा गुना बड़ा है। इसलिए सुफेंग से जीतने के लिए वो किसी न किसी तरह का षड्यंत्र फिर से रचेंगे। मुझे जुआन सिटी की भी काफी खबर मिल रही है कि उसकी बगावत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट पे ही राज करना चाहता है। उनके इसी इरादों को रोकने के लिए मुझे सुफेंग जैसे अच्छे टैलेंट की जरूरत है। अब आगे एम्परर के उस स्पिरिटिस्ट से ये पूछने पे कि जो आप इतने सालों से तलाश कर रहे हो, क्या आप लोगों को मिल चुका है? जिसपे स्पिरिटिस्ट से बताता है कि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमें वो डिवाइन बॉडी कहीं नहीं मिली है जिसे देवताओं ने खुद गढ़ा था। वो एक ऐसे बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला था जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट की किस्मत को ही बदल देगा। उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को छान मारा है, लेकिन वो गॉड गिवन बॉडी आज तक उन्हें नहीं मिली है। उनके ऐसे कहते ही एपिसोड यहीं फिनिश होता है और यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है और हमें शिलोंग सेक्ट के 2 डिसिपल्स को दिखाया जाता है, जो कि उस फाइटिंग स्टेज की सफाई कर रहे होते हैं और यहाँ इनकी आपस में बातें चल रही होती हैं। डिसिपल का कहना होता है कि सुफेंग खामखा उस लुयन से पंगा ले रहा है, तो वो जुआन सिटी का यंग मास्टर होने के साथ साथ उसका गॉड फादर वो बुढ़ा खूसट बना फिरता है, जो कि उस चीलिंग प्रिंस मैंशन का डिप्टी जनरल मैनेजर है। अगर मैं सुफेंग की जगह होता तो मैं दुनिया का एक ऐसा कोना ढूंढ लेता जहाँ पे मुझे कोई तलाश न कर पाए। अपनी जान को इस खतरनाक कंपटीशन में गंवाने के बजाय उसे सुनसान जगह में अपनी लाइफ स्पेंड कर देता। इस पे दूसरा डिसिपल उससे कहता है कि लुयन तो काफी क्रूर है, क्योंकि उसने सुफेंग से बदला लेने के लिए उसके जो कजन ब्रदर और सिस्टर होते हैं उन पे अपना गुस्सा निकाला है और उनको स्पेशली याद न देने के लिए उन्होंने 2 सुपरवाइजर को अपॉइंट किया है, जो दिन रात उसके कजन्स को टॉर्चर करते हैं। इतने में वहाँ सुफेंग अपेयर होता है अपने व्हाइट ईगल के साथ और यहाँ आते ही उनसे पूछता है कि आखिर मेरे भाई बहन के साथ क्या हुआ। इस पर उसे पता चलता है कि जैसे ही लुयन इस शिलोंग सेक्ट में वापस आया है, अपने गॉड फादर उस जनरल मैनेजर की ताकत पे ने यहाँ काफी धांधली मचाई है। उसने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी सू फैमिली के ही मेंबर्स को टारगेट किया है। तो सुफेंग के ये पूछने पर कि क्या इस सेक्ट के किसी मेंबर ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जिसपे वो डिसिपल उसे बताता है कि एल्डर सूर्य ने यहाँ लुयन से बात की थी, लेकिन यहाँ लुयन के काफी सारे कॉन्टैक्ट्स है और उसने ऐसे एल्डर को अपना चमचा बना रखा है जो कि तुमसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। उन्होंने तुम्हारे सारे कजन्स को इस एकेडमी के बैक माउंटेन में भेज दिया और वहाँ उनसे बैलों की तरह काम लेते हैं। अगला सीन हमें उसी बैक ऑफ माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ सुफेंग के जितने सारे कजन्स होते हैं सभी से काम लिया जा रहा था। यहाँ पे एक सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो कि इनके साथ काफी सख्ती बरतता है। यहाँ काम न कर पाने की वजह से उनकी पिटाई चाबुक से की जाती है, लेकिन जैसे उसका एक ब्रदर यहाँ उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि सुफेंग जरूर आएगा, यहाँ पे वे लोग उस पे टूट पड़ते हैं। वो सुपरवाइजर इतना क्रूर होता है कि यहाँ सुफेंग के ब्रदर को इतना मारता है कि वो उसकी कल्टीवेशन लेवल को ही डिपोज कर देता है। लेकिन फिर भी जो सुफेंग का ब्रदर होता है वो यहाँ एक ही बात लगातार कह रहा होता है कि सुफेंग जरूर आएगा और हमारी फैमिली का बदला वो जरूर लेकर के रहेगा। अब वो जो सुपरवाइजर होता है जैसे ही उसके ब्रदर को उस डैगर से चॉप करने वाला होता है, ये कहते हुए कि देखते हैं कि अब वो तुम्हारा सुफेंग आता है कि नहीं। इतने में हम देखते हैं कि सुफेंग आते ही उसे जोरदार एक पंच लगाता है। यहाँ वो इसकी इतनी कुटाई करता है कि मात्र अपने एक मूव का यूज करके वो उसे हाथों हाथ खत्म कर देता है। ये देखते ही जो उसके दूसरे चमचे होते हैं जैसे ही भागने की कोशिश करता है, सुफेंग यहाँ पे उन्हें फ्रीज कर देता है। उनसे कहता है कि किसी ने अगर यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो वो सब भी इसी की तरह मारे जाएंगे।
आगे यहाँ सुफिंग अपने ब्रदर के पास पहुंचता है, जहां उसे क्वीन बताती है कि वो इसके कल्टीवेशन लेवल को वापस से रीस्टोर कर सकती है और उसे अच्छी खासी मात्रा में दूसरे कल्टीवेटर्स की ओरिजिनल सोर्स मिल जाए। जिसपे सुफिंग उन सभी चमचों के पास वापस जाता है जिन्होंने डर के कारण अपनी पैंट गीली कर दी थी। यहाँ वो सभी गिड़गिड़ा कर सुफिंग से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। इस पे सुफिंग उनसे कहता है कि सू फैमिली को इतना टॉर्चर करने के लिए और इतना इंसल्ट करने के लिए मैं तुम लोगों से बस एक चीज मांगता हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पे वो सभी गिड़गिड़ा के कहने लगते हैं कि तुम जो चाहिए वो हमसे ले सकते हो। इस पे सुफिंग उनके ओरिजिन कोर को ही डिमांड करता है। अब ये चीज किसी कल्टीवेटर के लिए देना नामुमकिन होता है और आगे हम देखते हैं कि सुफिंग ने उन सब के ओरिजिन कोर्स को ले लिया होता है, उन लोगों से ये कहते हुए कि तुम लोगों ने जैसी हरकत की थी इसके लिए तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं सिर्फ तुम्हारे ओरिजिन्स को ले रहा हूँ, इसलिए अब तुम लोग जा करके फिर से शुरुआत से इसकी प्रैक्टिस करो। आगे वो अपने ब्रदर को उन्हीं के ओरिजिन से क्योर करता है और उस डैगर को उठा लेता है जो कि वो सुपरवाइजर स्पेशली बना रहा होता है लुयन के लिए, ताकि वो उस कंपटीशन में इसी डैगर का इस्तेमाल करते हुए सुफिंग को मार डाले। जिसपे सुफिंग उस खंजर को निकाल लेता है ये कहते हुए कि इस खंजर की प्यास अब लुयन के खून से ही मिटेगी। अब आगे हमें उसी लुयन को दिखाया जाता है जहां कंपटीशन के लिए उसके चमचे उसे तैयार कर रहे होते हैं। हाँ, वो लुयन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं ये कहते हुए कि आपको तो कोई हरा नहीं सकता, और वो सुफिंग तो डर के मारे कहीं दुबक के बैठा होगा। इतने में दो डिसिपल्स आते हैं जो उसे सुफिंग के आने की खबर देते हैं और उसने यहाँ आते ही क्या किया है ये भी बताते हैं। सुनते ही लुयन सबको बाहर जाने को कहता है और उसके पास एक खास किस्म का इक्लिजर होता है जिसे वो कंपटीशन शुरू होने से पहले ही ड्रिंक कर लेता है। अब अगले सीन में हमें उसी बैटल स्टेज को दिखाया जाता है जहां बड़ी शान से वो लुयन खड़ा था। किले ग्राउंड में चारों तरफ से बस उसी के लिए चीयर की आवाजें गूंज रही होती हैं। अब सारे डिसिपल्स के बीच बस यही चर्चा हो रही होती है कि जुआन सुटी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही इसकी हेल्प वो चीलिंग प्रिंस मैंशन का वो डिप्टी जनरल भी कर रहा है। इनके कंपैरिजन में सुफिंग यहाँ लुयन के 3 तो क्या एक मूव में ही टिक नहीं पाएगा। इस कंपटीशन की खबर तो पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट में फैल जाती है। इसे देखने के लिए कई सारे सेट के लीडर के साथ साथ अलग अलग क्लैंस के मेंबर भी आए होते हैं। अब यहाँ सुजाको सिटी के लॉर्ड यानी सुमिया के फादर भी आए होते हैं जो ये देख के घबरा जाते हैं कि अभी भी सुफिंग उस स्टेज पे क्यों नहीं पहुंचा है। यहाँ जो सुमिया होती है वो लुयन के लिए इस तरह के चेयर को सुनते ही वो उसे किसी चापलूसी से कम नहीं समझती। इस पे जो यहाँ लुयन के फादर जो होते हैं यानी कि जुआन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं सुमिया से कहते हैं कि फ्यूचर के जो लीडर्स होते हैं इन्हें लोग इसी तरह से अप्रिशिएट करते हैं और उसकी टैलेंट की कदर करते हैं, इसलिए ये कोई चापलूसी नहीं है। तभी इतने में वहाँ पे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के सारे स्पिरिटिस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ शिलोंग सेट के जो एल्डर्स होते हैं वो उनका वेलकम करते हैं और उन्हें यहाँ पता चलता है ये लोग यहाँ कोई फाइट देखने नहीं आए हैं बल्कि ये अपने मेंबर सुफिंग के इनविटेशन पे यहाँ पे आए हैं। इससे पूरे ग्राउंड में यहाँ खबर फैल जाती है कि सुफिंग जो है वो इस वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड का एक मेंबर होने के साथ साथ एक ग्रे रोब का स्पिरिटिस्ट भी है। ये जो सारे मेंबर्स है वो सुफिंग को चीयर करने आए हैं। ये सुनते हैं सोमिया के जो फादर होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखने लगते हैं, जिस पे सूरी उनकी तरफ घूरते हुए कहती है अब अपनी इस पॉलिटिक्स में हमें मत घसीटिए और अब हम दोनों सिस्टर्स को तो अकेला छोड़ दीजिए। ये मत कहिएगा कि हम दोनों को ही उस सुफिंग से विवाह करना होगा ताकि आपका सुजाको सिटी और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। गेसुमी अपने फादर से कहती है कि जब सुफिंग को बुली करने के लिए उसके सारी फैमिली को खत्म कर दिया गया अब तो आपने उसकी मदद नहीं की, ये कहते हुए कि आपको इन सब मामले में इंटरफेयर नहीं करना है, कि उसके फैमिली की ट्रेजेडी से आपको कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसने फिर भी हमारी मदद लेने से इनकार कर दिया और अकेले ही उस 5 विलेज वैली गैंग से निपटने के लिए चला गया। जैसे यहाँ पे जुआन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं वो ये सुनते हैं कि उन ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं सुफिंग था, तब हम यहाँ उनकी असलियत दिखाई जाती है, जहाँ इन सब के षड्यंत्रकारी वही होते हैं। उनके लिए सुफिंग ही अब तक रास्ते का रोड़ा बना होता है, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया है इस आने वाले बैटल में कि सुफिंग यहाँ पे किसी भी हाल में मारा ही जाए। आगे वहाँ अनाउंसमेंट शुरू होती है कि अब थोड़ी ही देर में यहाँ पे बैटल शुरू होने वाला है। ये जो बैटल होने वाला है ये इन दोनों कैंडिडेट के बीच लाइफ एंड डेथ की बैटल होगी और इसे जीतने वाले को ही शिलोंग सेट के यंगर जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट वन कहा जाएगा। इसी अनाउंसमेंट के बीच में यहाँ लुयन आ जाता है और उन सभी से कहने लगता है कि इस बैटल में हम दोनों में से तो कोई जरूर मरेगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन 1 साल पहले जब सुफिंग इस सेक्ट में पहली बार आया था तो वो काफी एरोगेंट था, काफी अपने क्लासमेट्स को बुली करता था और अपनी पावर की दादागिरी करता था। मैं चीफ डिसिपल होने के नाते उसे मैंने काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की, इवन कि उसे वार्निंग भी दी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने मुझे अपना ही दुश्मन बना लिया।
और हमारे शिलोंग सेट के रूल को मेंटेन करने के लिए और उसे सही गलत का मतलब सिखाने के लिए आज ये कंपटीशन होने वाला है। वो इसी तरह की यहाँ पे और भी लंबी चौड़ी भाषणगिरी करता है और यहाँ अपने आप को हीरो और सुफिंग को एज अ विलेन दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ तक वो ये भी कहता है कि उसने मेरी इंसल्ट की है, यानी कि शिलोंग सेट की इंसल्ट के साथ साथ पूरी जुआन सिटी की भी इंसल्ट की है, क्योंकि सुफिंग ने उसे ह्यूमिलेट करने के लिए उसके फेस पे ही स्पिट कर दिया था। उसे अपने सेक्ट और अपनी फैमिली के मान सम्मान को बचाने के लिए के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और ना चाहते हुए भी उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ा। और आगे वो कहता है कि देखो मैं लुयन कितना ज्यादा वफादार हूँ, अपने प्रॉमिस के मुताबिक मैं इस बैटल स्टेज पे आ पहुंचा हूँ। वो शातिर मकार सुफिंग का कहीं आता पता नहीं है, वो जरूर किसी बिल में जाके दुबक के बैठा होगा, जिसपे सुफिंग ये कहते हुए अपीयर होता है कि तुम मरने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हो कि थोड़ी देर वेट भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ लगता है कि सुफिंग की काफी धमाकेदार यहाँ पे एंट्री होगी, लेकिन यहाँ सुफिंग तो चलते हुए आता है। यहाँ उसके साथ उसके कजन्स भी होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। जैसे ये उस बैटल फील्ड में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, दोनों ही अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं और उसके साथ ही ये एपिसोड यहीं कर दिया जाता है फिनिश। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं। हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में सुफिंग और लुयन एक दूसरे के आमने सामने उसी बैटल फील्ड पे उतरते हैं और उनकी इसी शर्त को याद दिलवाते हुए सुफिंग एक खंजर को लुयन की तरफ फेंकता है और उससे कहता है कि 1 साल पहले इसी जगह पे ये शर्त लगाई गई थी, अगर लुयन अपने 3 राउंड्स के अंदर सुफिंग को हरा नहीं पाता वो अपने आप को ही खत्म कर लेगा। इसलिए सुफिंग उसे वो खंजर दे रहा होता है ताकि वो अपने आप को खत्म कर सके। ये सुनते हैं यहाँ पर पहला अटैक लुयन की तरफ से होता है। लुयन लगातार अपने मार्शल आर्ट से यहाँ सुफिंग पे अटैक कर रहा होता है, इससे सुफिंग भी उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन अब आगे यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल फाइट होती है शुरू। ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं यहाँ सुफिंग को आभास होता है लुयन तो बस हूबहू वही मूव इस्तेमाल करता है कि उस ओल्ड मास्टर ने यहाँ सुफिंग पे इस्तेमाल किया था। यहाँ पे एक राउंड खत्म हो चुका होता है और लुयन ने जो सुफिंग पे अटैक किया होता है इस राउंड में, इसका असर कुछ भी सुफिंग पे नहीं होता। यहाँ लुयन को हम 3 दिन पहले का सीन याद करते देखते हैं। हाँ, जुआन सिटी के लॉर्ड उसे कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें जुआन सिटी का अगला लॉर्ड बनना है तुम्हें किसी भी तरह से इस बैटल को जीतना ही होगा। वहाँ तुम किस ट्रिक का इस्तेमाल करके जीतोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना याद रखना कि सुफिंग को स्लोली टॉर्चर करना है, क्योंकि उस जंगली घास को जड़ से हटाने के लिए उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करोगे तो वो फिर से उगाएगा। अब यहाँ वापस से सीन शिफ्ट होता है उसी बैटल फील्ड की तरफ, जहाँ लुयन लगातार अटैक कर रहा होता है सुफिंग पे, लेकिन सुफिंग अपने चारों तरफ एक बैरियर शील्ड बना लेता है। इस पे सुफिंग उसे ललकारता है कि आखिर कितने टाइम तक तुम इस बैरियर के अंदर ही छुपे रहोगे। ये सुनते ही सुफिंग उस पे अटैक करता है और यहाँ हम उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं। इतनी तेज इनकी ये फाइट होती है कि ऑडियंस में से किसी को पता नहीं चलता कि आखिर कौन सा मूव कौन कर रहा है। दोनों ही धुरंधर होते हैं कि तभी हम लुयन को उसी बीस्ट को रिलीज करता देखते हैं, क्योंकि उसी ओल्ड मास्टर ने उसे दिया था। यहाँ पे वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा खूंखार और फास्ट होता है। लगातार इतनी फास्ट स्पीड के साथ सुफिंग पे अटैक करता है कि वो पूरी बैटल फील्ड धूल से भर जाती है। लेकिन जैसे ही धूल छटती है हम वहाँ पे सुफिंग को देखते हैं जो कि सही सलामत खड़ा था। यहाँ वो लुयन से कहता है कि बस तुम्हारे पास इतने ही मूव है जो तुम कर सकते हो। ये सुनते ही लुयन का वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो अपना महाकाल वाला रूप ले लेता है और यहाँ अटैक करता है सुफिंग पे और सुफिंग उसी बैरियर शील्ड द्वारा उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल बीस्ट होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सुफिंग के बैरियर को तोड़ देता है। जैसे वहाँ से धूल छटती है हम देखते हैं कि सुफिंग वहाँ पर अधमरी हालत में पड़ा था और ये देखते ही जो सुफिंग के सपोर्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ चारों तरफ ऑडियंस के बीच जो सुफिंग के सपोर्टर्स होते हैं वो उसके लिए निराशा पेश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो लुयन को सपोर्ट करने वाले थे वो यही कह रहे होते हैं कि सुफिंग का तो यही हश्र होने वाला था। आगे हमें सूरी को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को रोने से मना करती है, ये कहते हुए कि अभी देर नहीं हुई है क्योंकि मैं अभी सुफिंग की ब्रेथ को महसूस कर सकती हूँ। इतने में पूरी क्राउड जो होती है वो लुयन के लिए चीयर करने लगते हैं। यहाँ लुयन भी अपनी बड़ाई करने लगता है कि वो इस वर्ल्ड का इकलौता ग्रेट सुपर नेचुरल पावर धारण करने वाला कल्टीवेटर हो गया है। इसे इस कोशान सिटी में तो क्या इस पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट में भी कोई हरा नहीं सकता। और यहाँ फाइनली लुयन एक लंबी सांस भरता है और अपने आप से कहता है कि फाइनली ये आज खत्म हुआ। इतने में पूरी की पूरी ऑडियंस शांत हो जाती है। इतने में जब लुयन पीछे मुड़ के देखता है तो उसे सुफिंग कहीं नहीं नजर आता। बस हमें सुफिंग की आवाज सुनाई देती है जो लुयन से कह रहा होता है कि तुमने अपने 3 मूव्स का इस्तेमाल कर लिया है
अपने 3 मूव्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाए, तो अब तुम्हारे प्रॉमिस पूरा करने की बारी है। अपने आप को यहीं खत्म करो। अचानक से सुफिंग उसके सामने अपेयर होता है और उससे कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। अब इस पे लियोन को तो पूरी तरह से सांप सूंघ जाता है, जिस पे सुफिंग उससे कहता है अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मैं तुम्हें 3 और राउंड्स देता हूँ, तुम इसमें अपनी शक्तियों को आजमा सकते हो। इस पे अब यहाँ लियोन के समझ में आता है कि ये सब सिर्फ सुफिंग की स्ट्रेटेजी होती है, मात्र उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा जानबूझकर कर रहा होता है कि गुस्से में आ करके वो अपनी पूरी फोर्स के साथ अपनी पावर यहाँ यूज करे। यहाँ जोश में आकर वो होश खो बैठता है और अपनी पूरी पावर को एग्जॉस्ट कर चुका होता है। इस पे सुफिंग उससे कहता है कि तुमने अगर यहाँ सही मकसद को समझ ही लिया है तो अपने फैमिली और अपने मान सम्मान के लिए तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना ही होगा। इस पे लियोन उससे कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे ऐसे 2 रास्ते दिए हैं, दोनों ही मौत की तरफ जाते हैं। या तो मैं इन लोगों के बीच किसी का पात्र बनूं अपनी प्रॉमिस को ना पूरा करके, तो फिर मैं अपनी फैमिली की डिग्निटी बचाने के लिए अपनी जान ले लूं। यहाँ तो लियोन के पास तो कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो उस डैगर को उठा लेता है और अपने आप को यहाँ किल करने का प्रिटेंड करता है, लेकिन फिर ये कहते हुए मैं यहाँ अकेला नहीं मरूंगा बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही वो सुफिंग पे अटैक करने वाला होता है, सुफिंग वहाँ पे एक ग्लास की शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन लियोन उस ग्लास की हर एक शील्ड को तोड़ देता है। फिर सुफिंग अपने उसी सीक्रेट स्किल के साथ उस पे अटैक करता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम विलेन हो, विलेन अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं करते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियोन अपने उग्र रूप में आ जाता है और उसके अंदर से इविल ऑरा रिलीज हो रही होती है। इसका कारण ये होता है कि इस कंपटीशन के शुरू होने से पहले ही लियोन ने एक खास तरह का इक्लिजर को पी लिया था, जिसके कारण लियोन अब ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है और इसके साथ जो भी यहाँ पे फाइट करेगा लियोन के साथ वो भी मारा जाएगा। अब यहाँ पे शिलोंग सेट के सभी एल्डर्स उठ खड़े होते हैं और वो इस बैटल को रोकने की कोशिश करते हैं। सुफिंग चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि ये हम दोनों के बीच की लड़ाई है और कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि लियोन अब पूरी तरह से दानव बन चुका होता है और यहाँ पे वो सुफिंग से कहता है कि अब देखते हैं कि तुम मेरे इस मूव का कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, जिसपे सुफिंग अपने 3 स्टाइल थंडर को एक्टिवेट करता है। ये देखते ही लियोन यहाँ पे हैरान रह जाता है क्योंकि उसके उग्र रूप का सामना करने के लिए सुफिंग को इस शिलोंग सेक्ट में एंट्री करते वक्त एक रिवॉर्ड के तौर पे जो ये 3 थंडर स्टॉर्म मिला था, जैसे एकदम छोटे मूव का वो इस्तेमाल करने जा रहा था, जिस पे सुफिंग उसे कहता है कि शिलोंग सेट ने जो सबसे पहले उसे फर्स्ट सेट ऑफ मार्शल आर्ट्स सिखाया था, सो मैं आज इसी मूव का यूज करूंगा तुम जैसे धोखेबाज को सबक सिखाने के लिए। आगे यहाँ लियोन की इविल स्पिरिट ऑरा जैसे ही सुफिंग पे अटैक करती है, सुफिंग अपने थंडर पावर से उसके अटैक को नलिफाई कर देता है। इससे वहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि जिस जगह पे ये बैटल फाइट हो रही थी पूरी चट्टान ही हिलने लगती है। इसे देख के सभी दंग रह जाते हैं और यहाँ पे लियोन की हमें वो इविल ऑरा खत्म होती नजर आती है। अब यहाँ पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था क्योंकि उसके अंदर जो एक लेजर का ड्रग्स होता है अब उसने ब्लैक लैश करना शुरू कर दिया था। इसके कारण अब उस लियोन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे लियोन उसे घसीटते हुए अपने कजन्स के पास लाता है और उसके सर को जमीन में दे मारता है। यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि ये पहली माफी उसके लिए है जिस टाइम तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे कजन्स के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। ये दूसरी माफी मेरे पूरी फैमिली के लिए है जिसे तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट दे करके मेरे पूरी फैमिली का मर्डर करवा दिया। सुनते ही सभी के सभी चौंक जाते हैं और इवन के यहाँ पे सुफिंग के कजन्स को ये पता नहीं था कि अब उनकी पूरी की पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है। अब सारे शॉक हो जाते हैं ये जानने के बाद कि ये सब कुछ करने वाला बस लियोन ही था। तीसरी बार वो उस लियोन के सर को पटकता है और कहता है कि अब की बार ये माफी मेरे डैड के लिए है। इस पे लियोन का जो वो चमचा एल्डर होता है यहाँ पे सुफिंग से कहने लगता है कि तुम्हें ये बकवास बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर तुम ऐसा इल्जाम लगा रहे हो तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए इसका। इस पे सुफिंग उन्हें वही लेटर दिखाता है ये कहते हुए कि इसमें इस लियोन की ही हैंडराइटिंग है जहाँ उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म करने के लिए उस गैंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। इस पे वो एल्डर यहाँ सुफिंग से कहने लगता है कि ये लेटर कोई सबूत नहीं माना जाएगा क्योंकि हो सकता है कि तुमने जानबूझकर लियोन को फंसाने के लिए इस लेटर की फॉर्जरी की होगी। कि इतने में हम लियोन को पागलों की तरह हंसते हुए देखते हैं और यहाँ वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो मैं ही था, इसने तुम्हारी सारी फैमिली को खत्म कर दिया, तो इसके आगे तुम अब मेरा क्या कर लोगे। अगर तुम यहाँ मुझे मार भी डालते हो तो तुम भूलो नहीं कि मैं पूरे जुआन सिटी का यंग मास्टर हूँ और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मेरे जुआन सिटी के आगे एक सेकंड भी टिक पाओ। अब ये सुनते ही सुफिंग उसे किल करने वाला होता है कि वहाँ पे एक बीहुल जैसा साउंड बजता है जिसका मतलब है कि कोई तो जरूर है जो चिलिंग प्रिंस पेंसन से यहाँ पे आने वाला है। और उनके आने की खबर सुनते ही लियोन सुफिंग से कहने लगता है कि भूलो मत तो उस चिलिंग प्रिंस मैंशन का जो डिप्टी जनरल मैनेजर लिनरान है
वो मेरे गॉडफादर हैं और मुझे इस हालत में देख के वो तुम्हें एक सेकंड के लिए भी यहाँ जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतने में चिलिंग प्रिंस मैंशन के सारी आर्मी वहाँ पे आ जाती है और उस पूरे एरिया को वो लोग घेर लेते हैं। यहाँ पे अपेयर होता है उस लुयन का रियल फादर, तो आते ही सूफिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। लुयन को यहाँ से जाने दो और तुम दोनों के बीच ये जो आपसी मनमुटाव है उसे यहीं पे खत्म करो। इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे जेनरस गिफ्ट्स के साथ ऐसे ट्रेजर्स दूंगा, इसके लिए तुम जिंदगी भर भी कल्टीवेट करो तो इन्हें पा नहीं सकोगे। आगे तुम्हें फ्यूचर में हमारे चिलिंग पैलेस में भी एक जगह दी जाएगी। विन की पूरी जो जियांग डायनेस्टी है उसके सामने मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा। जिसके लिए सूफिंग यहाँ उन्हें जवाब देता है कि अगर मैं इसके लिए एग्री ना हो तो। इस पे जो लुइन होता है वो सूफिंग से कहता है कि फिर तुम और ये तुम्हारी पूरी जो बची कुची सू फैमिली है उसे हम यहीं जिंदा जला देंगे, फिर तुम सभी की समाधि मेरे मरते ही यहीं पे बनेगी। अब ये सुनते ही सूफिंग के हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथों से वो खंजर गिर जाता है। लेकिन यहाँ लुइन जिसकी इतनी लंबी जबान होती है वो चुप कहाँ रहने वाला था। हाँ, वो सूफिंग को कायर कहने लगता है। यहाँ वो उसकी काफी बेइज्जती करता है कि तुम्हारे अंदर तो गट्स ही नहीं है, तुम बिल्कुल इन नाकारों की तरह ही कायर हो। इस पे जो सूफिंग के कजन्स होते हैं वो यहाँ सूफिंग को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने हमारे फादर को मारा है, आज अगर हमें मार भी दे तो भी तुम्हें अपना बदला लेने से रुकना नहीं है। हमारी पूरी सू फैमिली का बदला तुम्हें इस लुइन से जरूर लेना है। जिसपे वो ओल्ड मास्टर लिनरान उन्हें चुप रहने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते तो आगे लिनरान उन पे अटैक करता है। ये देखती है सूफिंग जो अब तक रुका था वो फिर से क्रोध में आ जाता है और वो उस लुइन को दबोच लेता है। लिनरान उसे काफी रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम इसे जाने दो, छोड़ दो। इतने में जो लुइन होता है वो पूरी सूफिंग की फैमिली को उन्हें अछूत कहता है और उन जैसे लोगों की कीमत उसकी नजर में कीड़े मकोड़ों से कम नहीं है, इसीलिए उन्हें मेरे लिए मारना ही बेहतर होगा। यहाँ वाकई में उस लुइन की तो लंबी जबान रुकती नहीं है। लिनरान बार बार शॉट करते हुए उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है और उस सूफिंग के सर के ऊपर से पानी जा चुका होता है। वो उसी खंजर को उठाता है और कोई उसे रोक पाता है कि इतने में उस लुइन का काम तमाम हो जाता है। यहाँ वो ऐसा करते हुए अपने फादर को याद करता है कि कैसे उसके फादर उसे इतना सपोर्ट और प्यार करते थे और इस लुइन ने ही उन्हें इतने ब्रूटली तरीके से मर्डर करवा दिया। इतने में जो उस लुइन के रियल फादर और उसके जो नाम के फादर होते हैं उस लुइन के बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। हाँ, हम लुइन के मुंह से आखिरी शब्द को निकलता देखते हैं जो उस लिनरान के लिए था। वो उसे फादर कह के पुकारता है और उससे ये कहते हुए मर जाता है कि मेरी हेल्प करो। लिनरान ये देख के काफी ज्यादा भावुक हो जाता है कि उसके बेटे ने पहली बार उसे फादर कहा, वो भी मरते हुए। चारों तरफ वहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है, तो चिल्लाते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करता है और यहाँ सभी से कहता है कि अब यहाँ पे लुइन के मरते ही सभी लोगों को भी मरना होगा और सभी के समाधि में यहीं पे बनाऊंगा। वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है और इसका जो लास्ट एपिसोड होने वाला है गाइज वो जल्द ही आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप सभी ने अब तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब फाइनली बिगिन करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सूफिंग रहता है वो उस खंजर को फेंक देता है ताकि उसके कजन्स की जान बच सके, लेकिन लुइन यहाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है जिससे सूफिंग फिर से आग बबूला हो जाता है। यहाँ वो और देखता है ना था और वो उस खंजर से डायरेक्ट उस लुइन का काम खत्म कर देता है। जैसे इधर लुइन की मौत होती है जो कि उस लिनरान के लिए, जो कि उसका असली फादर होता है, उसके लिए काफी शॉकिंग पॉइंट होता है कि उसका वो रियल सन था जो कि थी तो एक नाजायज औलाद, वो उसकी मौत से काफी ज्यादा स्टंट रह जाता है। इवन कि उसके जो लास्ट शब्द होते हैं वो लिनरान के लिए फादर ही होते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उसी लिनरान को देखते हैं कि जिसने अपने स्पिरिचुअल इविल एनर्जी को रिलीज कर लिया था। हाँ, वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि इस बैटलफील्ड पे हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे आया है वो जिंदा नहीं बचेगा, वो हर एक को खत्म कर देगा। यहाँ सबसे पहले वो टावा बोलता है सूफिंग पे। सूफिंग भी उसे हिट करता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए इसके मास्टर योगी भी आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनरान के जो सोल्जर्स होते हैं वो भी अपनी सुपरनेचुरल पावर को एक्टिवेट करते हैं और उसका हर एक सोल्जर डॉनू रेल्म का होता है, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है। अब उसकी पूरी आर्मी एक्टिवेट हो जाती है और सारी के सारे सोल्जर्स अंधाधुंध वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं। अब यहाँ पे सभी पे अटैक होता देख सूफिंग जो होता है वो लिनरान से कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम इन इनोसेंट लोगों पे क्यों अटैक कर रहे हो? बदला लेना ही है ना, तुम्हें सिर्फ मुझसे सामना करना चाहिए, बाकी को यहाँ से जाने दो। इसलिए लिनरान उसे जो कहता है वो एक खतरनाक डायलॉग होता है। वो सूफिंग से कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो,
क्योंकि यहाँ इस जगह में मौजूद हर एक बंदा, सबकी जान को भी मैं कंपेयर करूंगा मेरे उस लुयन की जान के मुकाबले, तो सबकी जानें मुझे कमतर ही नजर आएंगी। अब वो लिनरान तो इतना ज्यादा अपनी नाजायज औलाद के प्यार में पड़ चुका होता है कि वो पूरी की पूरी वहाँ पे कोलाहल मचा देता है। लेकिन वहाँ पे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के भी मेंबर होते हैं और वो अपने सामने इस अत्याचार को देखते कैसे चुप रह सकते थे। अब वहाँ पे वो सभी मेंबर्स मिलके एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिससे अंधाधुंध ड्रैगन्स निकलते हैं। ये सभी ड्रैगन्स जो होते हैं वो लिनरान के सोल्जर्स पे अटैक करते हैं, जिससे वो सोल्जर्स यहाँ पागल होके मरते जा रहे थे। ये देखते हुए जो लिनरान होता है अब उन सभी मेंबर की गिल्ड पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ वक्त रहते ही सू फेंग एक शील्ड क्रिएट करता है ताकि वो अपने गिल्ड के मेंबर के लोगों को बचा सके। लेकिन लिनरान जो होता है वो अपनी लगातार शक्तियों को इंक्रीज कर रहा था और वहाँ पे इसके कारण एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, जिसका मुकाबला करना सू फेंग के लिए भी नामुमकिन हो जाता है और वो नीचे गिरता है। इधर दूसरी तरफ जो लिनरान होता है वो भी वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के मेंबर्स से ज्यादा देर सामना नहीं कर सकता, के लिए भी उनका मुकाबला करना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे वो लुइन की लाश को देखता है उसके अंदर बदला लेने की तीव्र भावना उभर पड़ती है और ये सोचते हुए कि आज एक फादर होने के नाते चाहे अपने रिवेंज के लिए मुझे अपनी जान भी दे दे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसा कहते ही वो अपने उसी बीस्ट को रिलीज करता है, जिसे रिलीज करने के लिए एक फॉरबिडन ड्रग खाना पड़ता है। इसकी सख्त मनाही होती है क्योंकि उस ड्रग्स को लेने के बाद जो बीस्ट अपेयर होगा वो काफी ज्यादा इविल होता है। इस बैन किए हुए ड्रग का जो यूज लिनरान कर रहा होता है इसे सब सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि उसने अपने आप की आत्मा डेविल के नाम कर दी थी, जिसके कारण वो अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी की पूरी तरह डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड से ही जानते हैं कि पिछले 10 सालों से जो ये लिनरान होता है वो तियान्यू रेल्म में आने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेटली प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रहता है। लेकिन अब जो उसने ये डेमन रूप धारण किया है इससे पूरी तरह पता चलता है कि उसने तियान्यू रेल्म में ब्रेक थ्रू कर ही लिया है। इसका सामना करने की जरूरत वहाँ पे खड़े किसी भी बंदे में नहीं थी, क्योंकि कोई अब तक तियान्यू रेल्म में पहुंचा ही नहीं था। लेकिन यहाँ फिर भी लिनरान के उस कोहराम को रोकने की कोशिश वो वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के मेंबर करते हैं, जो कि नाकाम रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो सिलोंग सेक्ट के जो एल्डर्स होते हैं साथ ही सू फेंग और जो अलग अलग क्लैंस के लीडर होते हैं वो एक साथ मिल करके अब उस लिनरान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी इविल होती हैं कि सारे मात खा के नीचे गिरते हैं। तो यहाँ पे हैरान करने वाली हम बात ये देखते हैं कि इसकी इविल शक्तियाँ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती हैं कि वहाँ मौजूद हर एक बंदा फ्रोज हो जाता है। इस तरह से वहाँ पे जम जाते हैं कि जैसे एक स्टैचू हो। आगे लिनरान पूरी तरह से गुस्से में पागल हो जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसके रास्ते में आने वाले हर एक बंदा ऐसे गिरता है जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है, वो एक कठपुतली है। यहाँ वो लगातार बस एक ही चीज कहे जा रहा होता है कि तुम सब यहाँ मरोगे। जैसे ही लिनरान आगे बढ़ता है सूमी और सूरी को मारने के लिए, इधर से सू फेंग उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है और मैंने उस लुइन को मारा है, तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करने चाहिए, ना कि बाकियों को मारना चाहिए। फिर इसका ध्यान सू फेंग की तरफ जाता है और उसे वो फिर गले से खींचता हुआ आता है और उसे कहता है कि वो तुम्हें थे जिसने मेरे लुइन को मारा था, और उसे बैटल फील्ड पे पटकता हुआ वही खंजर उसके सामने पेश करता है, ये कहते हुए कि अब तुम्हें भी उसी की तरह सुसाइड यहाँ करना होगा, और जिस खंजर पे मेरे लुइन के ब्लड लगे हैं उसी खंजर से तुम्हें अपने आप को मारना होगा, वरना मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। और एक नमूना दिखाने के लिए वो उसी एल्डर को पकड़ लेता है, जो चिल्लाते हुए यहाँ लिनरान से कह रहा होता है कि मैं तो आप ही की साइड की तरफ का हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और देखते देखते उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ जो एल्डर्स होते हैं और बाकी के जो सू फेंग के सपोर्टर्स होते हैं वो सू फेंग को इस तरह की हरकत करने से मना करते हैं, लेकिन यहाँ लिनरान एक सेकंड के भी लिए नहीं रुकता। वो सभी लोगों को इस तरह से गाजर मूली की तरह खत्म कर रहा होता है। ये देखते हुए सू फेंग भी यहाँ तैयार हो जाता है। यहाँ सभी लोग सू फेंग को रोकने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की स्टूपिड हरकत मत करना, जब तक लाइफ है तब तक होप बाकी है। इधर सू फेंग के सबकॉन्शियस माइंड में जो क्वीन होती है वो भी उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हारे पास एयर कंट्रोलर है, तुम इसका यूज करके यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन कभी भी यहाँ अपने आप को खत्म करने की कोशिश मत करना, और तुम मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो ताकि हम लोग दोनों मिल करके इसे हरा सके, और अगर हरा ना भी पाए तो यहाँ से भागने में कामयाब हो सके। जिस पे सू फेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ इस तरह से भाग नहीं सकता और इतने सारे लोगों को अपने सामने इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता। इसकी शुरुआत मुझसे ही हुई थी और इसका अंत भी मुझसे ही होगा। इस पे क्वीन उसे कहती है कि तुम यहाँ बकवास की बातें बंद करो और अपनी बॉडी पे मुझे कंट्रोल लेने दो, लेकिन जैसे वो क्वीन ऐसा करने वाली होती है हम देखते हैं कि सू फेंग ने अपनी बॉडी पे एक बैरियर लगा दिया होता है ताकि क्वीन उसे कंट्रोल ना कर पाए।
वो जानबूझकर क्वीन की जान को ही बचाने के लिए ऐसा करता है। आगे वो उसे कहता है कि एक स्पिरिट और एक कल्टीवेटर के बीच ऐसा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जब वो कल्टीवेटर मर जाता है तो स्पिरिट उसकी आजाद हो जाती है, इसीलिए मेरे मरते ही तुम आजाद हो जाओगी। जिसपे क्वीन उससे कहती है कि तुम यहाँ मेरे लिए डिसीजन नहीं ले सकते और हमारे बीच का वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे बीच का वो जो प्रोटेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था, तुम ऐसे ही टर्मिनेट नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ सुफिंग को देखते हैं कि वो माइंड मेकअप कर चुका होता है और वो उस खंजर को अपनी गर्दन पे रख के चला देता है, जिससे उसे सपोर्ट करने वाले सभी के सभी शॉक रह जाते हैं और एक सेकंड के लिए हमें भी लगता है कि अब सुफिंग ने अपने आप को खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ किसी की एंट्री होती है और जैसे ही वो अपीयर होता है, लिनरान की वो जो इविल पावर होती है वो तुरंत ही टूटती है। सभी के सभी वापस से अपने फॉर्म में आते हैं और यहाँ सुफिंग के हाथों से वो खंजर भी गिरता है और ये बंदे और कोई नहीं बल्कि उसी चिलिंग प्रिंस मैंशन के एम्परर होते हैं, जिसे देखते ही वो लिनरान तो दुम दबा के पीछे हट जाता है और यहाँ शॉकली उससे पूछने लगते हैं कि आखिर एम्परर यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। जिसपे एम्परर उससे कहते हैं कि तुम काफी बूढ़े हो चुके हो और अब भी अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तुमने उस बैन ड्रग का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे अपनी मनमानी करने के बावजूद भी तुम ये सवाल मुझसे कर रहे हो। और आगे हम इंपीरियर को देखते हैं जो कि अपनी पावर रिलीज करते हैं और हमने ये पहले ही जाना था। इंपीरियर ने उसी बाइसुजाओ माउंटेन पे ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रहे होते हैं और वो भी अपने तियान्यू रेल्म में पहुंच चुके होते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में कोई इससे मुकाबला करने आ चुका होता है, जिससे लिनरान उससे कहता है कि अगर तुम्हारे साथ इस फाइट में मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि जिसकी मौत का मैं बदला लेना चाहता था वो मुझे काफी प्रिय था। अब हमें लगता है कि उनके बीच यहाँ पे काफी घमासान फाइट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। एम्परर के एक बार जोर से दहाड़ते ही वो जो लिनरान होता है वो सन करके नीचे गिरता है, जिसपे एम्परर उसके सामने आके कहते हैं कि तुमने वो जो बैन ड्रग लिया था इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। ड्रग एक बार में तो तुम्हें दूसरे लेवल पे ब्रेक थ्रू करवा देती है, लेकिन फिर लंबे समय के लिए तुम्हें इसकी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसके लेते ही जितनी ज्यादा पावर्स ऊपर जाती हैं उतनी ही तेजी से ब्लैक क्लैश होने लगता है। उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा कम हो जाती हैं कि वो मात्र एक ऑर्डिनरी पर्सन से अलावा कुछ नहीं रहता। बाकी वहाँ एम्परर ये डिसाइड करते हैं जो कि लिनरान एक डिप्टी जनरल मैनेजर था उसे चिलिंग प्रिंस मैंशन का, इसीलिए उसे पैलेस में ही ले जाया जाएगा और वहाँ के लॉर्ड डिसाइड करेंगे कि पर्सनली इसके साथ कैसे हैंडल किया जाए। और रही बात यहाँ सभी लोगों को जो इंजरीज हुई हैं वो उसको ठीक करने के लिए लिनरान की ही पुटली बैग का यूज करते हैं, जिसके अंदर उसी बाइसुजाओ माउंटेन की मिस्टीरियस मेडिसिन की भरमार होती है। जैसे ही वो पोटली को ओपन करते हैं उसके अंदर से वही हेयर पिन निकलता है और वो चिट्ठी निकलती है जिसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि वो लुयन उसका बेटा है। और एम्परर जोर जोर से पढ़ के वहाँ मौजूद सभी को बता देते हैं कि वो लुयन एक्चुअली में थे इस लिनरान का बेटा था, तो लगता है तुम इसीलिए इतने ज्यादा आग बबूले हो रहे थे। और ये जब असलियत पता चलती है सभी को, सभी तो स्टंट रह जाते हैं, लेकिन उस जुआन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं उनका चेहरा देखने लायक होता है। अब ये सुनते ही वो आओ देखता है नताब और उस लिनरान की बॉडी को वहाँ से ले जाता है। उसकी और सबकी जान बचाने के लिए एम्परर को थैंक्स कहता है। इसमें एम्परर उसे कहते हैं कि अरे मुझे सीनियर तो मत कहो, तुम्हारा और मेरा तो लगभग एक ही टेम्परामेंट है, तो क्यों ना हम दो ब्रदर्स मिलके यहाँ पे टेक ओवर कर ले। जो लास्ट एपिसोड होता है वो हमेशा थैंक यू एपिसोड होता है, इसलिए जो शिलोंग सेट के बाकी के एल्डर्स जो होते हैं, यहाँ पे एम्परर ची ने उन सभी की जान बचाई थी, इसलिए वो सभी अपना अपना आभार प्रकट कर रहे होते हैं। जिसपे एम्परर उसे कहते हैं कि अरे इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी अपने न्यू तियान्यू रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए मैं बस यहाँ देखने चला आया कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब मैंने देखा कि सुफिंग ट्रबल में है तो आखिरकार मैं उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आता। अब यहाँ जो एम्परर होते हैं उनकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो तुरंत ही माहौल को हंसमुख कर देते हैं। जैसे वो सुफिंग की तलाश में पीछे मुड़ते हैं, सुफिंग वहाँ से ऑलरेडी जा चुका होता है। अभी सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो युआन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं वो लिनरान की अधमरी सी लाश को ले जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो एक जगह रोकते हैं और यहाँ पे लिनरान से कहने लगते हैं एक बार वो विलेज ने उसे एक लेटर पहुँचाया था जिसमें पूरे कोशान सिटी को तबाह करने की बात लिखी हुई थी, और मैं ये जानता था कि वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, इसलिए मैंने भी अटैक करने के लिए एग्री कर दिया। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरा जो बेटा जिसे मैंने इतने प्यार से पाला था वो एक्चुअल में तुम्हारा रियल सन है। तो कहते हुए वो उसे बग्घी से निकालता है और सीधा जमीन पे दे मारता है। ये वो बताना कंटिन्यू करता है कि जब उसकी वाइफ उसके पास पहली बार आई थी उसे गुड न्यूज बताने के लिए, और उसने ये भी बताया था कि चिल्ड्रन प्रिंस मैंशन का जो जनरल मैनेजर लाने के जो तुम थे, इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई थी कि तुम जैसा टैलेंटेड और स्मार्ट बंदा मेरे बेटे को ट्रेन करेगा, इसीलिए मैंने पूरे अपने जुआन सिटी की सुरक्षा के लिए तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बैकर बनाया। लेकिन मैं कभी नहीं सोच सकता था कि वो एक्चुअल में तुम्हारा ही बेटा था जिसके लिए तुम्हें इतने ज्यादा मेहरबान थे। जिसमें वो लिनरान अब जुआन सिटी के लॉर्ड से कहने लगता है तो क्या हुआ इससे, क्या तुम मुझे यहाँ पे मारोगे।
और आगे लिनरान यहाँ मरने से पहले भी यही बात कहता है कि तुम मुझे यहाँ मार डालो और लॉर्ड के सामने ये कहना कि सू फेंग ने मुझे किसी तरह का पॉइजन दे के मुझे मारने की कोशिश की है, जिसपे मैं मरने के बाद भी सू फेंग का पीछा नहीं छोड़ूंगा और वो वास्तव में और ये प्लान आखिर लुइन का ही था। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतना ज्यादा स्मार्ट बंदा तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? जैसे ही जुआन सिटी का वो लॉर्ड तियानपिंग ये बात सुनता है, पूरी तरह से खून खौल जाता है उसका और वो ऐसा उस पे अटैक करता है 1 सेकंड के अंदर ही उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज करते हुए वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में वहाँ सू फेंग अपीयर होता है जो ये सारी बातें सुन रहा होता है और साथ ही हमारा ये एपिसोड यही होता है फिनिश। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं आज के हमारी इस अमेजिंग सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लॉर्ड तियानपिंग ये बात सुनता है, पूरी तरह से खून खौल जाता है उसका और वो ऐसा उस पे अटैक करता है 1 सेकंड के अंदर ही उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज करते हुए वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में वहाँ सू फेंग अपीयर होता है जो ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे एक्चुअली पता चलता है कि उसके सू फैमिली के मेंबर्स को मारने के पीछे जो एक्चुअल में मास्टरमाइंड था वो ये तियानपिंग ही था। यहाँ सू फेंग को देखते ही वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे खुद से आ गए, क्योंकि तुम्हें मरवाने के लिए अब मुझे ज्यादा ट्रबल नहीं झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे वो सू फेंग पे वही फ्रोजन अटैक करता है, लेकिन सू फेंग के अंदर जो सेकंड स्पिरिट होती है वो इसके फ्रोजन अटैक को तुरंत ही तोड़ देती है। बाकी सू फेंग उसके सारे काले कारनामों के करतूते गिनाने लगता है कि तुम एक सिटी के लॉर्ड होने के बावजूद भी लोगों की हत्याएं करने में इस तरह से साजिश की है, साथ ही तुमने अपने षड्यंत्रों से सुजाकू सिटी को भी हड़पने की कोशिश की और उस विलेज के गैंग के साथ मिल करके मेरे पूरे फैमिली को हत्याकांड में मरवा दिया। इसलिए लुइन ने जो तुम्हारे साथ किया था वो सही किया था। आगे तियानपिंग यहाँ सू फेंग से गिड़गिड़ाने लगता है कि उसका और लुइन का कोई लेना देना नहीं है, वो तो मेरा बायोलॉजिकल सन भी नहीं था, जबकि ये दोनों मारे जा चुके हैं तो हमारा आपस में लड़ने का क्या मतलब बनता है। जिसपे सू फेंग उस पे ये कहते हुए अटैक करता है, तुम जैसा बंदा किसी सिटी के लॉर्ड बनने के काबिल नहीं है। अब यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, जहाँ हम देखते हैं कि जो तियानपिंग होता है वो अपने हर एक मूव का सू फेंग पे एक एक करके यूज करता है, लेकिन यहाँ सू फेंग उसके सभी मूव को मात देते हुए लास्टली उसे हवा में ऐसा शील करता है जिसपे वो तियानपिंग अपनी जान की भीख मांगते हुए उसे कहता है कि मैं बास्टर्ड हूँ, इवन कि मैं एक इंसान भी नहीं हूँ और इसलिए सू फेंग तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिसपे सू फेंग ये कहते हुए कि एक बेटे को अपने बाप का कर्ज पूरा करना है, साथ ही इस दुनिया के लोगों के जस्टिस के लिए तुम जैसे लोगों का मरना ही सही है। यहाँ पे मुट्ठी को बंद करते ही वो घिनौने इंसान का भी खेल खत्म हो जाता है। आगे सन्नाटा पसर जाता है और अब फाइनली सू फेंग का बदला पूरा होता है। वो फाइनली आसमान की तरफ देखता है और अपने फादर को याद करता है। अब यहाँ सू फेंग के अंदर की जो स्पिरिट क्वीन होती है वो उससे कहती है कि फाइनली तुमने अपना बदला ले लिया है, तो क्या अब तुम खुश हो? लेकिन मैं अभी तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अभी जिस तुम स्टेट में हो तुम्हें काफी सारी इंजरीज लगी हैं, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को रिकवर करना होगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें उस सुजाकू सिटी की जो राजकुमारियां हैं उससे शादी भी तो करनी है। हाँ, वो सूमी के साथ साथ सूरी की भी बात कर रही होती है। यहाँ आगे वापस से सभी चीजें सही हो चुकी होती है। इतने में यहाँ बैकग्राउंड में हमें सू फेंग के अंदर की जो स्पिरिट होती है वो सू फेंग से कहती है कि ये जुआन्यू सिटी तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, साथ ही अब तुम सुजाकू सिटी के भी बैकर यानी रक्षक बन चुके हो, साथ ही तुम्हारे पास मेरी जैसी क्वीन भी है जो तुम्हारी रक्षक है। अब आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है और आगे अब तुम कौन सी जर्नी पे जाना चाहते हो? यहाँ वो एक एक करके वो ऑप्शंस भी बताती है और पहला ऑप्शन ये होता है कि वो 3 सालों तक उस एम्परर के साथ मिलके इस पूरे चिंगजाओ कॉन्टिनेंट पे राज कर सकता है, क्या वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल जो है। जिसपे सू फेंग तुरंत ही उसे जवाब देता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पे क्वीन जो होती है उसे अगला ऑप्शन पेश करती है कि क्यों ना तुम उसी सिलोंग सेक्ट में वापस जाओ, वहाँ का जो एम्परर था जहाँ पे एक बहुत बड़ा मकबरा उसने बनाया था उसके अंदर के ट्रेजर्स को ढूंढो। उस ट्रेजर्स को ढूंढने में तुम्हें ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो सीक्रेट स्किल की टेक्निक भी है। जब तक तुम्हारे साथ वो टाइगर मूव रहेगा कोई तुम्हारे सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इस पे भी सू फेंग कोई जवाब नहीं देता तो क्वीन उसे तीसरा ऑप्शन बताती है, तो क्यों ना हम वापस से उसी वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड में चले, जहाँ पे उस सोरा घोस्ट टावर में वो जो मॉन्स्टर है उसे ढूंढे जो तुम्हें ब्लू रोब का स्पिरिटिस्ट बनने में मदद करेगा। इसके बदले में तुम उस मॉन्स्टर को पर्पल रोब का वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनने में मदद करोगे। यहाँ पे क्वीन उसे एक और ऑप्शन बताती है, जबकि इस चिंगजाओ कॉन्टिनेंट में तियानू रिल्म का सिर्फ एक ही बंदा है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो तुम भी उसके साथ मिल करके तियानू रिल्म को ब्रेक थ्रू कर सकते हो। जिसपे यहाँ सू फेंग उससे कहता है कि तुमने जो अभी मुझसे कहा है इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। जिसपे क्वीन उससे पूछती है तो आखिर तुम यहाँ पे चाहते क्या हो। इस पे सू फेंग उसे एक सिंपल सा जवाब देता है कि बस वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है, वो अपनी पहचान खोजना चाहता है कि आखिर उसके जो चेस्ट के अंदर ये मिस्ट्री छुपी हुई है कि वो ड्रैगन इसके चेस्ट के अंदर आखिर क्या कर रहा है। साथ ही उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की 2 स्पिरिट्स जो रहती हैं, 2 स्पिरिट्स ने आखिर सू फेंग को ही क्यों चूज किया है।
ये वो कंटिन्यू करते हुए बताता है कि मैं अपने असली पेरेंट्स को जानना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया था, और उन्हें मैं ढूंढ करके ये सवाल पूछना चाहता हूँ आखिर वो मुझे छोड़ने का उनका रीजन क्या था। साथ ही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये 2 स्पिरिट्स क्यों सील हो चुकी हैं। साथ ही मेरे अंदर जो मिस्टीरियस ड्रैगन की पावर है वो आखिर क्यों है, जिसमें क्वीन उसे कहती है कि अगर तुम मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हें इस वर्ल्ड का द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मास्टर बनना होगा, और तुम्हें उस लेवल की हाइट पे रीच करना होगा जहाँ पे मार्शल आर्ट रिल्म का अंत होता है। जिसपे सुफिंग उसे कहता है कि नहीं, ये भी मेरे लिए काफी नहीं होगा। जिसपे क्वीन एकदम सरप्राइज के साथ उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिसपे सुफिंग उसे ये जवाब देता है कि एक बार तुमने मुझे बताया था एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिसिंग का एक एंड पॉइंट तब होता है जहाँ पे वो उस स्टेट पे पहुंच जाता है जिसमें मिरेकल्स होने लगते हैं। तो ये सुनकर क्वीन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि अब तक मार्शल आर्ट्स के उस रिल्म में कोई नहीं पहुंचा होगा जहाँ सुफिंग जाना चाहता है, उसकी विशाल दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है और उस रिल्म में पहुंचना चाहता है क्योंकि हर एक प्रैक्टिशनर के रीच से कोसों दूर है, वो बियॉन्ड द रिल्म है। वहाँ सुफिंग को हम आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता देखते हैं और उसे वो उस अल्टीमेट गोल का नाम लेता हुआ देखते हैं जो कि होता है गॉड ऑफ वॉर। इसकी उस रिल्म की हद वहां तक है जब तक कि वो गॉड ऑफ वॉर नहीं बन जाता। और सुफिंग के ये कहते ही काफी ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ ये सीजन का एंड होता है। तो गाइज, आप लोगों को इस सीजन की कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मुझे तो ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी। जैसा कि इस सीरीज को रिव्यू मिला है और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये लोग इसका 2nd सीजन जरूर लाएंगे। इस तरह के अमेजिंग सीरीज का मजा लेने के लिए याद रखना कि आप लोगों को हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।